ओके, मैं स्पीड में एक कुछ डेटा बोल रहा हूँ। अगर आपने वो पढ़ा है तो जल्दी समझेगा, नहीं पढ़ा है तो जो भी आपके साथ होता है वो आप जिम्मेदार हो। अगर देखो जब बिजनेस कर रहा हो ना तो उसमें दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चलाते होंगे, कुछ प्रोड्यूस करते होंगे, या तो हम सर्विस प्रोवाइड करते होंगे। नो थर्ड टाइप ऑफ बिजनेस, वी कैन डू ओनली टू टाइप्स ऑफ बिजनेस। या तो मैं कुछ प्रोड्यूस कर रहा हूँ, आई एम प्रोड्यूसर, राइट, मैन्युफैक्चरर, और या फिर मैं एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, मतलब सर्विस प्रोवाइडर हूँ। देखो या तो वोडाफोन जो है वो सिम कार्ड प्रोड्यूस करेगा, या तो वो सिम कार्ड का नेटवर्क का सर्विस प्रोवाइड करेगा। नो थर्ड बिजनेस, ये समझा। अब छोटे छोटे बिजनेस को अगर समझना हो, और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पूरे इंडिया में एक सर्वे के हिसाब से करीब करीब 1.5 लाख छोटे बिजनेसमैन हैं। नंबर सुना आपने नंबर सुना मेरे मुँह से? 1.5 लाख, ये नंबर याद रखना, एमसीक्यू में काम कीजिए। 1.5 lakhs इतने छोटे बिजनेसमैन हैं, स्मॉल एंटरप्राइजेस को बोले, छोटे छोटे बिजनेसमैन, शेट्टी जैसे। ओके, हाँ ये छोटे बिजनेसमैन, कमाई करोड़ों में होती है लेकिन छोटे बिजनेसमैन, ठीक है, वेरी नाइस। लेकिन ये छोटे बिजनेसमैन को इतना इंपॉर्टेंस काय को देने का, तो द रीजन इज 1.5 लाख छोटे बिजनेसमैन पूरे इंडिया में आज की तारीख में 11 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे रहे हैं। नंबर समझा? मतलब 1.5 लाख छोटे बिजनेसमैन बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन वो जो बिजनेस चला रहे हैं उसकी वजह से दूसरे 11 लाख लोगों को जॉब मिल रहा है। इसलिए मोदी भी इस बात को समझता है कि हाँ छोटे बिजनेसमैन को इंपॉर्टेंस देना चाहिए, ठीक है। लास्ट सेशन तक हमने जो डिस्कस किया उसमें क्या था, डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट ने अपनी बड़ी बड़ी जो कंपनी थी उसको प्राइवेट कंपनी को सौंप दिया। अरे कल तक हम ये डिस्कस कर रहे थे ना। हाँ, अब छोटी छोटी कंपनी में भी ये बात आने लगी। तो एक कैटेगरी के हिसाब से एक ही बार बोल पाऊंगा, जिसको भी समझा नहीं समझा सब आपका। ओके, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस चलाते हो, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस चलाते हो, ओके, और आपकी कंपनी में प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट होता है कैपिटल, बट कैपिटल ओनली ऑन प्लांट एंड मशीनरी, अगर वो अमाउंट, अगर आपका वो अमाउंट 25 लाख से कम है तो आप माइक्रो में आओगे, मतलब 2 शर्त याद रखनी पड़ेगी। ओके, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चला रहे हो, कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, और प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट अगर 25 लाख से कम है, मतलब 25 लाख के ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है, तो आप माइक्रो में आओगे। ये समझा? ये समझा? अच्छा, अगर आप सर्विस प्रोवाइड करने वाले हो और प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट 10 लाख से कम है, 10 लाख के ऊपर ही होना चाहिए, तो आप माइक्रो में आओगे। दोनों चीज़ याद रह गई। अगर आप प्रोड्यूसर हो तो 25 लाख से कम, और अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो 10 लाख से कम, तो आप माइक्रो में गिने जाओगे, ठीक है, तो आप माइक्रो में गिने जाओगे। अच्छा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हो, प्रोड्यूसर, कुछ प्रोड्यूस करते हो कारखाने में, ठीक है, और आपका प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर इन्वेस्टमेंट 25 लाख से लेकर 5 करोड़ के बीच में है, तो आप स्मॉल में आओगे। 25 लाख से ज़्यादा है और 5 करोड़ से कम है, तो आप स्मॉल में आओगे, ठीक है। अगर आप सर्विस प्रोवाइड करने वाले हो, मतलब टूरिज्म ऑफिस खोल के बैठे हो, रेलवे टिकट बुक कर रहे हो, मतलब ये सब सर्विस प्रोवाइड करने वाले लोग हुए, नेटवर्क प्रोवाइड कर रहे हो मोबाइल का, कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो। अरे समझा? देखो हम लोग भी सर्विस प्रोवाइडर में आते हैं, हम आपको लेक्चर की सर्विस दे रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, राइट। हाँ, तो अगर सिटीजन का इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर, ओके, अगर 10 लाख से ज़्यादा है लेकिन 2 करोड़ से कम है, तो वो भी स्मॉल में गिना जाएगा। आ रहा है समझ में? तीसरा कैटेगरी मीडियम कैटेगरी, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो और प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच में है, 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच में, तो आप मीडियम में आओगे अगर मैन्युफैक्चरर हो। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो और अगर आपका प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ के बीच में आता है, तो आप मीडियम में आओगे, ठीक है। जो प्रिंटेड नोट्स आपको दिया गया है ना, उसमें पूरा टेबल दिया हुआ है, मैंने जो बोला हुआ, तो अगर नहीं समझा तो ढूंढ लेना, एमएसएमई चैप्टर का नाम है, उसमें ढूंढ करेगा, पूरा टेबल दिखाई देगा, ठीक है। अब हम अपने इस नोट्स पे आ रहे हैं जहाँ से हम रुके थे। अगर मैं गलत नहीं हूँ, टॉपिक पे आए थे रोल और सिग्निफिकेंस ऑफ एमएसएमई सेक्टर, मिला? एक बात सुन लो, रोल पूछे, सिग्निफिकेंस पूछे, नीड पूछे, ऑब्जेक्टिव्स पूछे या इंपॉर्टेंस पूछे, सबका मालिक एक है, साईं बाबा। मतलब ये सबका आंसर एक ही आया। आखिरकार इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री में एमएसएमई सेक्टर की जरूरत क्यों पड़ती है?
ओके, दैट इज नोन एज रोल और सिग्निफिकेंस। तो अब हम आ रहे हैं उसके ऊपर, दैट इज कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। इससे जीडीपी प्रोडक्शन बढ़ता है। दूसरा फायदा क्या होता है, बोले एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। तीसरा फायदा बोले कंट्रीब्यूशन टू एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट बढ़ता है। देखो एक बात समझ लो, इंडिया में कोई ऐसी कंपनी नहीं जो BMW कार प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट कर पाए। उतना बड़ा औकात अपना नहीं है कि BMW कार एक्सपोर्ट कर पाए। पर BMW कार में जो साइलेंसर यूज होता है, पाइप छोटा सा जहाँ से धुआं निकलेगा, या जो हैंडल होता है या वाइपर होता है, नहीं समझ रहा है, वो तो हम एक्सपोर्ट कर ही सकते हैं। समझा? तो ये छोटी छोटी बिजनेस है, छोटी छोटी कंपनी है, तो उससे भी अपना एक्सपोर्ट बढ़ता है। एक और बात, सॉरी, मोबिलाइजेशन ऑफ कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। सुनिए, अगर मैं अक्कल रखता हूँ बिजनेस चलाने और मेरे पास सिर्फ 10 लाख रुपया भी इन्वेस्टमेंट करने को है, तो भी मैं MSME में एंट्री मार सकता हूँ। तो उस बहाने जो पैसा तिजोरी में सड़ रहा था वो बिजनेस में काम लगेगा और मैं अपना बिजनेस का भी चलाऊंगा, राइट? हाँ, तो उस बहाने MSME काम कर दीजिए। उसके आगे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। देखो लार्ज स्केल में क्या होता है, सिर्फ पैसे वाले मुकेश अंबानी कमाएगा, बराबर ना? लेकिन MSME में तो मैं और सर भी कमाएंगे, राइट? तो छोटे बिजनेस में भी कमाएंगे। उस बहाने सब पैसा सिर्फ अंबानी के पास जमा नहीं होगा, कुछ पैसा हमारे पास भी आएगा। उसके आगे रीजनल डिस्पर्सल ऑफ इंडस्ट्रीज। सिर्फ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री कोई एक जगह पे होगी ऐसा नहीं होगा, छोटी छोटी जगहों पे भी आपको इंडस्ट्री दिखाई देगी। मुझे नहीं पता आपका ऑब्जर्वेशन क्या है। अगर आप कभी अंधेरी ईस्ट में कभी पैर रखते हो और कभी सिप्स का एरिया देखा हो, MIDC पता है, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती है। अगर आप ये साइड गोरेगांव जाते हो तो गोरेगांव ईस्ट में भी हब मॉल के पीछे का एरिया, यस, अपने क्लासरूम से भी छोटी कंपनी होगी और वो एक स्मॉल इंडस्ट्री होगी। आप वो क्या कमा लेता होगा, कम से कम साल का 5 करोड़ का टर्नओवर होगा अपने क्लासरूम से छोटी कंपनी में। मतलब ये छोटे बिजनेस दिख रहे हैं पर इनकम के हिसाब से काफ़ी अच्छी चीज़ है। सपोर्ट टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री, मैंने अभी बोल दिया BMW बनाने की औकात अपनी नहीं मानता हूँ, पर BMW का वाइपर बनाने की औकात तो अपनी है। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री को हम बोलेंगे कि छोटे छोटे कंपाउंड हम बनाएंगे। एक बात समझ लो, महिंद्रा एंड महिंद्रा जो ट्रैक्टर बनाता है, जो जीप बनाता है कांदीवली ईस्ट में, अरे बहुत बड़ी कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा, वो महिंद्रा एंड महिंद्रा पूरा ट्रैक्टर खुद नहीं बनाता है, पहिया किसी और से लेगा, सीट कवर किसी और से मंगाएगा। अरे समझ रहे आपको? तो वो जो सीट कवर बनाने वाली कंपनी है वो छोटी कंपनी है और वो लोग लार्ज स्केल इंडस्ट्री को सपोर्ट करेंगे। उसके आगे सपोर्ट टू एग्रीकल्चरल सेक्टर। आप बोलेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर कहाँ पे आया? एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ओके? मैंगो फ्रूटी फ्रेश एंड जूसी, ये पार्ले का एक प्रोडक्ट है, फ्रूटी, राइट? अब एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सोचते हो, सड़े हुए जितने भी आम होते हैं ना, टोटल सड़े हुए जिसका आप 1 रुपया देने को तैयार नहीं होंगे, उसमें से फ्रूटी बना दी, तो फार्मर को एक फायदा तो होगा ना। जो आम उसको फेंक नहीं दे वो पार्ले को दे दो। अरे समझा? तो ये छोटी छोटी इंडस्ट्री है लेकिन ये एग्रीकल्चर को बूस्ट करती है। अगर आपको समझा तो जब से प्लास्टिक थैली बंद होने की बात हुई ना, तो जूट का थैली आता है, गेहूं की बोरी में से थैली बनाते हैं, तो ये एग्रीकल्चर को बढ़ावा देते हैं। इसलिए हमें छोटी छोटी कंपनीज चाहिए। उसके आगे गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड मेजर्स। अब गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या क्या किया? सबसे पहले एक मिनिस्ट्री बना दी, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मतलब एक अलग से डिपार्टमेंट ओपन करके रख दिया। दूसरा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म दोनों है, सीडबी। ये सीडबी एक बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच है जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को लोन देती है, करोड़ ऑफ रुपीज का। इंडस्ट्री छोटी होगी पर लोन मिलेगा इनको 5-5 करोड़ का, 10-10 करोड़ का सीडबी की तरफ से, ताकि छोटे बिजनेस में कमा पाए और वो लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाए। उसके आगे द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006 में हमने एक कायदा बनाया ताकि MSME सेक्टर को हम डेवलप कर पाए। अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इसके आगे जो सब पॉइंट्स है ना नीचे X तक, ये मैं एक भी पढ़ने वाला नहीं हूँ, ये सब आपको घर पे बैठ के रट्टा मारना है। मुझे लगता है कि इसमें से कुछ भी आपको काम लगेगा। इस कायदे के तहत जो नई नई संस्था हमने बनाई है, MSME को डेवलप करने जो नई नई संस्था बनाई, उसके नाम लिखिए, और कुछ भी नहीं समझाने को मेरे पास, सिर्फ उसके नाम है, तो उस पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ओके? उसके आगे वापस लिखा है नेचर ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया, मिला है साहब? एक छोटी सी बात समझा रहा हूँ,
इंडिया के अंदर 3 तरह के सेक्टर आप FIAC पढ़ते हो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। टर्सरी दैट इज सर्विस सेक्टर, यस और नो? ये सर्विस सेक्टर में आप ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, हेल्थ, एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी, मीडिया, नहीं समझा, ये सबको गिनते हो। एजुकेट, अरे ये सबको गिनते हो आप, स्कूल, कॉलेज, क्लासेस, सब कुछ, राइट? होटल इंडस्ट्री, PVR सिनेमा, सिनेमैक्स, ये सब इसमें आ जाते हैं सर्विस सेक्टर में। इंडिया में पिछले कुछ 20 सालों में ऐसा ऑब्जर्वेशन हुआ है कि सर्विस सेक्टर में जो कमाई है ना, वो और कहीं पर नहीं है। आई रिपीट माई वर्ड्स, सर्विस सेक्टर में जो कमाई हो रही है वो और कहीं नहीं हो रही है। और लॉकडाउन ने ये प्रूव कर दिया कि सर्विस सेक्टर में जो इनकम है ना दुनिया भर, वो और कहीं नहीं है। आपको पता है लॉकडाउन होने के बावजूद भी सबको लॉस था। Amazon, फेसबुक, नहीं समझ रहा है, Naukri.com, Zomato वाले, और ये सब ने तो भरपूर कमाई की है। इनको तो लॉकडाउन जो है ना वो बम्पर गिफ्ट था ऊपर वाले का। Amazon खुद कबूल कर चुका है कि बिकॉज ऑफ लॉकडाउन मेरी इनकम 5 गुने से ज़्यादा बढ़ चुकी है पिछले 6 महीनों में। 5 गुने से ज़्यादा, 5 टाइम्स मोर। बाकी सबकी इनकम कम हुई, इनकी बढ़ते थे, राइट? जूम ऐप की इनकम सोचो कितनी बढ़ चुकी होगी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। अपने सामने एग्जांपल है। तो ये सब सर्विस सेक्टर है। तो डेवलपिंग कंट्री में सर्विस सेक्टर जो डेवलपमेंट दे रहा है उतना कोई नहीं दे रहा है। और ये सर्विस सेक्टर ना तो प्रोड्यूसर है, ना तो वो खेती बाड़ी में कुछ प्रोड्यूस करता है, ना तो फैक्ट्री में वो कुछ बनाता है। वो सिर्फ क्या कर रहा है? सर्विस प्रोवाइड करके कमा रहा है। करेक्ट? तो ये नेचर है। उसके आगे की बात आ रही है रोल ऑफ सर्विसेज सेक्टर इन इंडिया। अब अगर मैं इसका रोल सोचता हूँ कि सर्विस सेक्टर इंडिया में क्या क्या कैसे कर रहा है, तो बड़े ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर कंट्री में आप तरक्की देखा जाए तो सर्विस सेक्टर ही आगे बढ़ा पाएगा आपको, क्योंकि उसमें आपको ना कुछ प्रोड्यूस करना है, राइट, ना कुछ उगाना है, तो वो इकोनॉमी को तरक्की दे पाएगा। उसके आगे राइजिंग कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, इससे जीडीपी बढ़ता है। कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयमेंट, रोजगार बढ़ता है। कंट्रीब्यूशन टू एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट बढ़ा पाएंगे। ओके, एफडीआई इन द सर्विस सेक्टर, बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आएगा, देखो बाहर से बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी आ चुकी है इंश्योरेंस के लिए, बैंक के लिए, फाइनेंस कंपनी में। यस, अच्छा पीवीआर भी इंडिया का नहीं है, आइनॉक्स, नहीं समझा, ये सब लोग बाहर से टाइप होके आ रहे हैं, राइट? तो आप इंश्योरेंस कंपनी देख लो, अरे अब तो बड़ी बड़ी जो स्कूल कॉलेज आ रही है वो भी बाहर के साथ टाइप हो रही है। ओबेरो इंटरनेशनल, ये सब, अरे आपके नजदीक में ही तो है, करेक्ट? तो ये सब लोग बाहर से टाइप करके आ रहे हैं। तो उस बहाने बाहर का पैसा भी आप यहाँ पे ला रहे हो और बाहर का टेक्नोलॉजी भी यूज कर रहे हो। कंटिन्यू, ट्रांजिशन टू नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, नॉलेज बेस्ड। देखो ये बात अलग है क्या आपने एमसीक्यू को बहुत हल्के में ले लिया है एग्जाम्पल में, बाकी सच बताऊं जितना नॉलेज एमसीक्यू देने में है ना उतना और कहीं नहीं है। आप में से जितने भी लोग ये सोचते हैं एमसीक्यू तो बुक खोल के देख, ढूंढ के ही देना है ना आंसर, ठीक है, देख के देखो क्या होता है, नहीं होता है जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ये पूरा नॉलेज बेस्ड जा रहा है सब कुछ। तो जैसे जैसे हम तरक्की पे आ रहे हैं सर्विस सेक्टर के हिसाब से अपना नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी आगे आ रहा है। उसमें मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, पिछले कुछ सालों में हॉलीवुड मूवीज काफ़ी हम देखने लगे हैं, राइट? देखो मुझे नहीं पता कि मुझे एग्जांपल देना भी चाहिए कि नहीं देना चाहिए। लॉकडाउन में सबसे लोएस्ट तरीके का सर्विस प्रोवाइड करके सबसे सुपर इनकम अगर किसी कंपनी ने की है तो वो नेटफ्लिक्स। वेब सीरीज में कुछ भी दिखा दो, गाली गलौज दे दो, एक आध दो हॉट सीन डाल दो और करोड़ में कमाई लेके जाओ। जहां पे कोई गाली की जरूरत नहीं वहां भी गाली दे दो, बात खत्म। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, ये नेटफ्लिक्स कर क्या रहा है? सर्विस ही प्रोवाइड कर रहा है। ये अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है पिछले 3 सालों में। अब तक मुझे बहुत लोग पूछ चुके हैं, बीच में 2 दिन नेटफ्लिक्स फ्री था, 2 दिन नेटफ्लिक्स फ्री था, बराबर है ना? लास्ट सैटरडे संडे था, आई थिंक सो, राइट? सो मेनी पीपल आस्क मी कि नेटफ्लिक्स पागल हो गया, फ्री में दे रहा है। वो बिल्कुल पागल नहीं हो रहा है। लॉकडाउन में उसने इतनी इनकम जनरेट कर दी है कि जो लोग नेटफ्लिक्स पे आ चुके हो तो आ चुके हैं, अब वो एक्स्ट्रा लोग चाहता है, मेरे से लोग जो नहीं गए हो नेटफ्लिक्स पर,
मैंने स्कैम के अलावा कोई वेब सीरीज नहीं देखी, और वो तो मेरा टॉपिक है, इसलिए आज ही हम उस पर आएंगे, स्टॉक मार्केट। वो तो टॉपिक है मेरा इकोनॉमिक्स है, इसलिए वरना वो भी नहीं देखता था। कहने का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं ये सब वो चीज़ें जनरेट कर रहे हैं। ओके, तो ये सब चीज़ अगर आप सोचे तो एंटरटेनमेंट में बाहर की कंपनी आने लगी है, हेल्थ एंड एजुकेशन। हेल्थ में अपोलो हॉस्पिटल नाम सुना है कभी? अपोलो हॉस्पिटल नाम सुना है? फ्रेंड्स ये बहुत बड़ी हॉस्पिटल है, पर ये सर बताओ ये सिर्फ हॉस्पिटल नहीं है, ये हॉस्पिटल की दुनिया में बहुत बड़ी कंपनी का नाम है। और जब हम बोलते हैं ना हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, तो इट डज नॉट इंक्लूड ओनली हॉस्पिटल्स, इट ऑल्सो इंक्लूड्स होटल्स। आपके एरिया में नज़दीक में अंधेरी सहार एयरपोर्ट के बाजू में ना होटल ग्रैंड हयात, नाम सुना है? ये मुंबई की आपके एरिया की सबसे कॉस्टलीस्ट 5 स्टार होटल है, होटल ग्रैंड हयात। लेकिन ये सिर्फ एक होटल नहीं है, ये पूरी कंपनी है। ग्रैंड हयात पूरी जॉइंट स्टॉक कंपनी है बाहर, इसके शहर से बाहर के मार्केट में। उसमें से एक होटल उसने यहाँ अंधेरी सहार एयरपोर्ट के बाजू में खोला, और ये इतनी बड़ी कंपनी है कि अगर ये 7 महीना 8 महीना होटल ग्रैंड बंद भी था, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो ये लोग होटल को भी हेल्थ में गिन रहे हैं, साथ में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में गिन रहे हैं। तो हेल्थ और एजुकेशन, बहुत सारी कॉलेज ऑटोनॉमस हो चुकी है, मैं ऑलरेडी एग्जाम्पल दे चुका हूँ। वो लोग बाहर की कॉलेज के साथ टाई अप कर चुके हैं। अगर आपको यहाँ पर से यूके का सीएस का पढ़ाई करना हो आफ्टर टीवाई को, प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी। इंडिया में बैठे बैठे आप यूके का सीएस का पढ़ाई करके एग्जाम दे दो, वहाँ पे गए बगे। ये सब टाई अप हो चुका है, ये सब कुछ टाई अप हो चुका है। तो हेल्थ और एजुकेशन, इस पे भी छोटे छोटे लोग एंट्री मार के बाद में बाहर की कंपनी के साथ टाई अप करके निकल जाते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से कवर हो रही हैं। फ्रेंड्स मुझे नहीं पता कि आपको ये बात पता भी होगा कि नहीं। आपके पेरेंट्स के साथ कभी बात करना हो ना, तो पापा को कभी पूछना कि गरवारे इंडस्ट्रीज, ये कभी नाम सुना था क्या? गरवारे फ्रेंड्स एक कपड़े की कंपनी का नाम था। आज गरवारे इंस्टीट्यूट बन चुका है। इन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप किया है। किस चीज़ के पता है? डिजिटल मार्केटिंग में MBA की पढ़ाई के लिए आप लोगों के लिए, और हम खुद भी उनके साथ एसोसिएट हैं। आफ्टर टीवाई बीकॉम अगर आपको लगता है कि हाँ हमें डिजिटल मार्केटिंग में MBA करना है, प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी। मतलब उसकी सर्टिफिकेट का वैल्यू बढ़ जाता है क्योंकि वो मुंबई यूनिवर्सिटी दिखाई देगा, और आपको कलीना में ही पढ़ना है जाके। बिल्डिंग भी मुंबई यूनिवर्सिटी का ही है, लेकिन वो जो पूरा मैनेजमेंट है वो गरवारे इंस्टीट्यूट का है। वरना ये कपड़े की कंपनी है। इस लेवल पे हम एजुकेशन को लेकर जा रहे हैं, इस लेवल पे हम हेल्थ को लेकर जा रहे हैं। वरना ये छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं जो आज बड़ा झंप ले चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों में अब प्रोफेशनल अप्रोच दिखाई दे रहा है। उसके आगे अगर मैं बात कर पाऊँ तो ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर पिछले कुछ सालों में इसने भी बहुत बड़ा झंप ले लिया है। आई डोंट नो कि आपको ये पता है कि नहीं, मुंबई यूनिवर्सिटी में इसका भी MBA कोर्स होता है, आपको पता है? टूरिज्म मैनेजमेंट का, ट्रैवलिंग में टूरिज्म मैनेजमेंट के लिए बहुत सारी कंपनी इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है। थॉमस कुक, आपने सुना है कि मेरे को नहीं पता, कॉक्स एंड किंग्स, ये सब मल्टीनेशनल कंपनी है जो ट्रैवलिंग का काम करती है। अब तक हम लोग क्या स्कूल या कॉलेज में से पिकनिक जाते थे, सोचते हैं बस यहीं पे खत्म हो जाएगा। नहीं फ्रेंड्स, ये बहुत बड़े लेवल के काम हो रहे हैं। तो ट्रैवलिंग टूरिज्म, अगर मैं गलती तो आपने आमिर खान का एड देखा होगा 2-3 साल पहले आ रहा था, अतिथि देवो भव, देखा है कोई एड? कभी कोई किले की दीवार पे कुछ आई लव यू कोई लिख देता है तो आमिर खान जाके टोकता है उसको, मेरे देश की संपत्ति बिगाड़ रहे हो। अतिथि देवो भव, बाहर से जो घूमने आएगा ना उसको यहाँ पे एंजॉय करने को, ये सब चीज़ें मत दिखाओ, वरना वो भी वही करके जाएगा, है ना? हाँ, एलिफेंटा की गुफा में जाके लिख के आएंगे सुनीता आई लव यू। उसके आगे बात करें रिटेलिंग। रिटेलिंग का सबसे आसान मतलब अगर मैं आपको समझाऊँ तो मॉल, अरे इन्फिनिटी मॉल, ओबेरॉय, इनऑर्बिट मॉल, ये जब मॉल में घूमते हो ना, इसका भी मैनेजमेंट का एक तरीका होता है। इसके लिए रिटेल मार्केटिंग का एक मैनेजमेंट का सिलेबस होता है, MBA होता है, इसमें भी कोर्स होता है MBA रिटेल मार्केटिंग के लिए। तो इन ये सब चीज़ों को अब सर्विस सेक्टर में इंक्लूड करके हम इसको प्रोफेशनल अप्रोच देने लगे हैं। उसके आगे एंटरप्रेन्योर स्किल्स, अगर आपको बिजनेसमैन बनना है तो MBA का स्टडी करके आप इसमें भी एंट्री मार सकते हो, खुद का बिजनेस शुरू करो। मैंने आज से भी कहा था, कब तक जॉब मांगते रहेंगे सबसे, एक लेवल पे आ जाओ जॉब दे पाओ किसी को,
आफ्टर दैट सपोर्ट टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। सबसे बड़ी बात मुझे ये जाननी है, टर्सरी सेक्टर का सबसे बड़ा काम क्या? बोले प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर दोनों को कनेक्ट करना है। एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, अगर खेत में गेहूँ उगाया है, राइट, तो ये प्राइमरी सेक्टर हुआ। ब्रिटानिया कंपनी ये गेहूँ मंगाकर मशीन में ब्रेड बनाएंगे, तो ये सेकेंडरी सेक्टर हुआ। अरे ये सुनो, अब थोड़ा सोचो, खेती बाड़ी से लेकर ब्रिटानिया कंपनी तक गेहूँ लाने पड़ेंगे, वो ट्रक में आएगा, इट्स सर्विस सेक्टर। ब्रेड बन जाने के बाद वो मार्केट तक लाना पड़ेगा, अगेन सर्विस सेक्टर। सैंडविच वाला सैंडविच बना के आपके घर तक लेके जाएगा, अगेन सर्विस सेक्टर, राइट। तो गेहूँ उगने से लेकर सैंडविच आपके पेट में गया तब तक जो कनेक्टिविटी थी वो सर्विस सेक्टर। ओके, जोगेश्वरी के लड़कों को मैं काफ़ी बार बोलता हूँ, अगर पढ़ाई नहीं कर पाते वो मत करो, आप भूखे नहीं मरोगे। जोगेश्वरी में सबसे बेस्ट ऑप्शन तो है ही आपके पास, शेर रिक्शा चलाना सीख लो। अब सच तो है, स्टेशन से मेघवाड़ी दिन का 500 का कमाई किधर भी नहीं गया है, क्या बोलते हो? ऐसा तो पार्टनरशिप में मैं आता हूँ ना, पैसा मैं देता हूँ, रिक्शा आप चलाना और लेडीज ट्रेन का टाइम टेबल भी दे दूंगा। अरे ज़्यादा इनकम होती है उस वक्त। नहीं, हम सर्विस दे रहे, ऐसा नहीं, दिल से सर्विस दे रहे, इंसानियत के नाते साहब, अच्छा सोच रहे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे, इम्पोर्टेंट ट्रेंड्स इन हेल्थ इंडस्ट्री। अब वापस हम मेरे पे आ रहे हैं, हेल्थ इंडस्ट्री। तो समझ आ गया। ओके, रैपिड ग्रोथ। पिछले कुछ सालों में हम लोग हेल्थ को लेकर काफ़ी कॉन्शियस होने लगे हैं। देखो, आज से 15 साल पहले ना कहीं पर भी हेल्थ क्लब सुनाई नहीं देता कि चलो जिम जाना है किसी को। अब तो 10th का बच्चा 10th का एग्जाम देगा ना, हमको जिम ज्वाइन करना है। अब सबको फैमिली पैक चाहिए, 6 पैक चाहिए, तो इसका रैपिड एक्सपेंशन इन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले आप और मैं ना कभी हॉस्पिटल जाते हैं ना, बीएमसी देखते हॉस्पिटल है ना, अब हमें हॉस्पिटल में 3 स्टार और 5 स्टार चाहिए। अगर कोई आपने अंबानी का हॉस्पिटल देखा हो, समझता ही नहीं कि हम हॉस्पिटल में हैं कि होटल में। मेरे को तो उसका बेसमेंट भी नहीं समझता है। मतलब अगर कोई पेशेंट है तो पूछने का किधर, भाई हमारा पेशेंट किधर एडमिटेड है। इतना कुछ जबरदस्त तरीके से काम चलता है, हमें समझता ही नहीं क्या चल रहा है। ओके, तो लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने लगा है। उसके आगे रोल ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये एक और बड़ी बात है। ट्रेडिशनल मेडिसिन, व्हाट डज इट मीन? वापस हम आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक पे जाने लगे, और स्पेशली लॉकडाउन में तो बाबा रामदेव ने सबके घर पे काढ़ा पहुंचा दिया। जो कभी नहीं मानता था काढ़े में, वो भी काढ़े तक पहुंच गया, राइट। और मैं ये नहीं बोल पाऊंगा कि काढ़े पीने वाले को कभी कोरोना नहीं होता, ऐसा मैंने कुछ देखा नहीं है। बहुत लोगों को देखा जो काढ़ा पीते हैं कोरोना हुआ है, तो हुआ है, तो हुआ है। यस मैम, हाँ। अरे मैडम, मेरे को सेंचर का कोई कंफर्मेशन आया नहीं, और ये लिंक पे कर क्लिक करूँगा, कंफर्मेशन नहीं आया है कुछ भी। भरोसा नहीं, कोई बात तो हुआ नहीं ना, डेट ऑफ इंट्रेस्ट क्या, सेंक्शन क्या, कितना, आपने कुछ तो क्या, सब जाएगा, ठीक तो ठीक जाएगा, तो मैं चेक भी बन जाएगा। मेरा अकाउंट से ऑनलाइन पेमेंट नहीं होगा, मुझे नहीं, मतलब मेरा अकाउंट से नहीं होगा, क्योंकि अभी मेरा EMI गया है, कल ही EMI गया है ना, तो नहीं है, वो चीज़ देखना पड़ेगा, कल ही मेरा EMI। हाँ, तो मैं काम नहीं रखा नहीं, क्योंकि ये सब चल रहा है, तो मैं हाँ EMI गया कल, बस बाकी रखा नहीं, वो देखता हूँ, करता हूँ। अच्छा, किसी और के अकाउंट से चलेगा नहीं चलेगा, पूछ लीजिए, किसी और के अकाउंट से चलेगा तो फिर देख लीजिए, लेकिन मैं अभी तो लेक्चर में बाद में कॉल करूँगा। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हम काफ़ी आगे निकल चुके हैं। साथ में आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक वापस और प्रचलित होने लगा है, और बाबा रामदेव की बीमारी से अब तो आ ही चुका है। आप में से किसी ने पिया काढ़ा? बेसन लो। ओके, पब्लिक एंड प्राइवेट प्रोवाइडर्स ऑफ हेल्थ सर्विसेज,
अब देखो एक बीएमसी हॉस्पिटल होता है, अरे वो गवर्नमेंट की तरफ से होगा, एक प्राइवेट होता है कोकिलाबेन जैसे, होली स्पिरिट जैसे, अरे यस और नो, दोनों मिलकर आपको सर्विस दे रहे हैं। राइजिंग इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ केयर फैसिलिटी में बोल चुका हूँ, बाहर की बहुत सारी कंपनी आ चुकी है, लाइक अपोलो हॉस्पिटल, ये बाहर की बहुत बड़ी कंपनी है जो हॉस्पिटल के लिए, इंडिया में हॉस्पिटल खोल के बैठी आप लोगों के लिए, ऐसा वो बोलते हैं, अपने लिए कुछ नहीं इसमें। हेल्थ केयर, हाँ हेल्थ केयर थ्रू इंश्योरेंस, सीधा मेडिक्लेम निकाल देते, कैशलेस, पता है सब। अरे आप बीमार पड़ो हॉस्पिटल में जाओ, पैसा कंपनी पे करेगी, सब वो बोलते हैं। बहुत लोग कोरोना में गए थे, 25 लाख का बिल बना है, कंपनी ने पे किया है 3 लाख, तो बाकी आपको पे करने का, किधर से वो आपको मेरे पास नहीं आएगा। लेकिन ये सब इंश्योरेंस की तरफ से चल रहा है। मेडिकल टूरिज्म सबसे इम्पोर्टेंट लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है ये एमसीक्यू के हिसाब से। एक बार वो वर्ड यूज करे टूरिज्म, मतलब घूमने फिरने आए हैं लोग, दूसरी बार बोला है मेडिकल, मतलब ये लोग बाहर के पेशेंट है, दर्दी जो इंडिया में ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं, या फिर इंडिया का कोई दर्दी बाहर ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है। आप बोले इसको घूमना फिरना बोलते बताऊँ क्यों? हाँ नहीं फैक्ट बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। पता है इंग्लैंड में ना बहुत सारी सर्जरी बहुत महंगी है, तो इंग्लैंड में बहुत बार इंडिया के सर्जरी कराते हैं, तो यहाँ पे वही सर्जरी बहुत अच्छे से सस्ते में होती है। अब जो बंदा पेशेंट बन के आएगा वो अकेला तो आएगा नहीं, अरे वो 2-3 लोगों को लेकर आएगा। हाँ, तो वो 2-3 लोग जो आएंगे वो इंडिया घूमेंगे भी तो सही ना। अरे समझा आपको? मतलब इनडायरेक्टली हॉस्पिटल को भी इनकम हुआ है, और वो जहाँ जहाँ घूमने गए या जहाँ पे होटल में रहे, जो कपड़े खरीदे, सबको इनकम हुआ है। तो एक तरीके से मेडिकल टूरिज्म है, और ये आजकल बहुत फेमस है इंडिया के लोगों में, क्योंकि इंडिया में ट्रीटमेंट बहुत सस्ती होती है और अच्छी होती है, क्योंकि हम लोग थोड़े इमोशनल वाले होते हैं ना, अटैचमेंट वाले। हाँ, अगर आप महंगी वाली हॉस्पिटल जाओगे तो वहाँ पे नर्स जिस तरीके से बात करती है ना, बंदे को लगेगा मैं बीमार हूँ यहीं पे पड़ा हूँ। हाँ, कितने प्यार से बात करता है। चलिए आपका हाथ दीजिए, नर्स चेक कर दी, अरे ले दोनों हाथ ले। हाँ, इतने अच्छे से उनको ट्रेन किया जाता है कि विद स्माइल ऐसे इतना प्यार से, चलिए चलिए मैं आपको हेल्प करूँ, चलो आप खड़े हो जाइए, गर्लफ्रेंड भी नहीं करती होगी। हाँ, तो अपने को लगा कितना प्यार, कितना प्यार, और स्माइल देख के लगे अरे यार बस यहीं पे रहना है, और बाद में 1 हफ्ते में ठीक हो जाएंगे। ठीक हो गया, अरे हाँ कितना अच्छा ध्यान रखा। जब काउंटर पे आके बिल का अमाउंट देखेंगे वापस बीमार होकर वापस उनकी स्माइल का चार्ज है। लेकिन हम लोग थोड़ा क्या इमोशनल होते हैं, तो ये सब चीज़ें बाहर नहीं है, इसलिए इंडिया में मेडिकल टूरिज्म बढ़ रहा है। अब उसके आगे आ जाए थे प्रॉब्लम्स और इश्यूज फेसिंग द हेल्थ इंडस्ट्री। अब क्या क्या दिक्कतें, देखो इंडिया में दिक्कतें तो होनी ही है, तो अभी तो इंडिया है ना, तो हेल्थ इंडस्ट्री में क्या क्या दिक्कत है? सबसे पहली दिक्कत इनएडिक्वेट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत सारी हॉस्पिटल में अपने को पता है दवाइयाँ होती नहीं है, दवाइयाँ होती तो डॉक्टर नहीं होता है, राइट। हाँ, उसके आगे द हेल्थ केयर डिवाइड। हेल्थ केयर डिवाइड का मतलब एक बार बहुत महंगी हॉस्पिटल है, राइट, पैसे वाले लोग वहाँ पे ट्रीटमेंट करा सकते हैं, दूसरी बाजू बीएमसी में एकदम गरीब लोगों का हाल। यस और नो? अभी कोरोना में भी आपको पता हो तो बीच में ऐसा हाल हो गया था कि कहीं पर बेड अवेलेबल नहीं थे, राइट। हाँ, अब जो पैसे वाले हैं उनके लिए सब कुछ था। अमिताभ तो फुल फैमिली एंजॉय करके आया नानावती में 20 दिन। यस और नो? हाँ, सबको लेके गया, चलो भाई पिकनिक लॉकडाउन में वहाँ पे एंजॉय करते। तो मतलब उनके लिए वो सब चीज़ें अवेलेबल है, गरीब लोगों के लिए सब चीज़ें अवेलेबल नहीं है। लैक ऑफ इंश्योरेंस, सबका इंश्योरेंस नहीं निकलता है। हाई इंसिडेंस डिजीज, जो किडनी कैंसर ऐसी जो बड़ी बड़ी बीमारी है उसका इलाज में भी अपने वहाँ पे सब लोचे चल रहे हैं। अब क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, तो हेल्थ के हिसाब से अगर मैं मौके ढूंढ रहा हूँ तो राइज इन मेडिकल टूरिज्म, ये मैं बोल चुका हूँ, बाहर से बहुत सारे लोग यहाँ पे अपनी ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। ग्रोथ ऑफ टेली मेडिसिन, ये अगर मैं गलत हूँ सबको ही पता होगा, आपके मोबाइल में हर 15 दिन में एक मैसेज आता होगा 50% ऑफ इन मेडिसिन, आता ही होगा। अभी तो इन्होंने FM रेडियो पे नया शुरू किया, दवा इंडिया, ये इंडिया की कंपनी है, ऑनलाइन मेडिसिन मंगाओ 30% ऑफ। हाँ राइट, हाँ, तो ये जो चीज़ें है करेक्ट, ये जो चीज़ें है ये सब टेली मेडिसिन की बात है, मतलब सिर्फ ऑनलाइन ही आपने सब काम कर लिया, फिर बड़े सुशांत ऊपर पहुंच गया ऑनलाइन दवाई लेने। हाँ, और रिया ने बोला है ना, उसकी बहन ने ऑनलाइन दवाई मंगाई थी दिल्ली से, उसकी वजह से वो टपक गया, ऐसा रिया ने बोला है पुलिस को, CBI को। अभी क्या पता क्या सच है, हम तो भूल भी गए अभी। हाँ, बस सिर्फ दिल बेचारा तक ही था वो, बाकी बाद में गया।
बाद में खुद भी बेचारा हो गया। एनॉर्मस स्कोप फॉर एक्सपांड हेल्थ केयर। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए एक्सपांशन भी दिख रहा है कि बहुत सारी हॉस्पिटल बन रही है, नए नए नर्सिंग होम बन रहे हैं, एंड अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। कुछ और फैक्टर्स भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। यस मैम। उतना तो जरूरत नहीं, उससे तो कम में चलेगा। यस और रेट ऑफ डेथ सबको अच्छा ओके मैं लेक्चर में 5:30 के बाद तो चलेगा क्या आपको? हाँ उसको टाइम लगेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा, इनको मेरा काम नहीं है तो कुछ करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है टूरिज्म इंडस्ट्री। एक मिनट रुक जाइए। सर्विस सेक्टर में पहले हमने हेल्थ कवर किया, मेरे लिए था। अब दूसरा टूरिज्म आपके लिए आ रहा है। बहुत शौक है ना आपको घूमने फिरने का, तो टूरिज्म इंडस्ट्री सबसे बड़ी बात टूरिज्म इंडस्ट्री क्या क्या होता है बोले एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। पिछले कुछ साल में लोगों को घूमने फिरने की बहुत अच्छी सी आदत होने लगी है। मुझे पता आपको भी आदत होगी। अगर 6 महीना कहीं नहीं गए हो ना, कहीं नहीं गए यार, कहीं तो जाना चाहिए। होता है ना ऐसा? कुछ तो रिसोर्ट में तो चलते हैं यार, कैफे तो चलते हैं एटलीस्ट, कहीं तो जाना है। कहीं तो नहीं, ये समय आपकी आदत समझना, मेरे को नहीं लगे जाने कहीं तो जाना है। उसके आगे इंडिया एज प्रिफर्ड डेस्टिनेशन। पिछले कुछ सालों में बाहर वालों के लिए इंडिया घूमने आना ये उनके लिए एक फर्स्ट चॉइस बन चुकी है। अगर आप कभी गोवा गलती से चले जाते हो ना, तो वहाँ के सभी समंदर किनारों में आपको बाहर के सब फिरंगी लोग भूखे नंगे वहाँ पे पड़े हुए दिखाई देंगे। वो लोग सनबाथ ले रहे, सनबाथ धूप एलियन। हाँ ये लोग धूप खाने यहाँ पे आते हैं। हाँ क्योंकि वहाँ पे धूप नहीं है ना उनके पास। इंग्लैंड में धूप नहीं होती है, इंग्लैंड में धूप बहुत कम निकलती है, तो वो लोग धूप खाने यहाँ पे आ रहे हैं। और हम लोग क्यों जा रहे हैं गोवा घूमने? उनको देखने के लिए। तो वो लोग धूप ले रहे हैं, हम कोई और तरह की धूप ले रहे हैं। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ग्रोथ तो हो रहा है टूरिज्म में, तो लोगों को इंडिया पसंद आने लगा है। वेरियस कैटेगरीज ऑफ टूरिज्म। देखो टूरिज्म में हमारे बहाने कितने मस्त मस्त है कि क्या क्या चीजें घूमने के लिए होती है, उस बहाने से हम घूमने आते हैं। पहला ही ऑप्शन मेडिकल टूरिज्म हमने दे दिया। अरे ट्रीटमेंट के लिए आए हम तो, क्योंकि यहाँ की नर्स बहुत अच्छे से केयर करती है। इको टूरिज्म, मतलब ये लोग टूरिस्ट बन के इको पढ़ने आते मेरे पास। अरे नहीं, बाहर से काफी लोग आते हैं मेरे को देखने के लिए, क्योंकि कुछ लोगों को अभी भी डाउट है जिंदा कैसे हो, इतना दुबला पतला जिंदा कैसे रख सकते हैं। हो जाएगा ठीक है, नहीं वो बात जान लीजिए। अपनी बात बहुत क्लियर कर दूँ, आपको शायद पता हो, मुझे नहीं पता, पिछले कुछ 5-6 सालों में जो लोग बाहर से मुंबई घूमने आते हैं ना, वो लोग आने के बाद ये बोलते हैं कि बांद्रा पर की सीलिंग देखना है। इसके पहले वो लोग घूम के गए मुंबई, पर उस वक्त ये सीलिंग नहीं था, नहीं समझा। तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट है सीलिंग। अरे कुछ समझा? अभी गुजरात में मोदी ने बीच में ना वो सी प्लेन का प्रोजेक्ट शुरू किया, मतलब समंदर के ऊपर प्लेन उड़ेगा। अब कुछ लोग गुजरात तो काफी बार घूमे होंगे, अब वहां पे उस चीज के लिए वापस जाएंगे। अरे आपको समझा? ये इकोनॉमिक टूरिज्म के देखो, जो लोग अमेरिका जाते हैं ना, वो लोग स्पेशली कभी कभी नायग्रा फॉल देखने आते हैं। 7 वंडर्स में आता है नायग्रा फॉल। अब ये एक डैम है और कुछ नहीं है, अरे वाटरफॉल है, और वो देखने स्पेशली लोग जाते हैं, खर्च करें। हाँ सॉरी, कैनेडा, सॉरी राइट। तो मतलब एक्चुअली बोलिए जाता है कि जो अमेरिका घूमने आते हैं वो स्पेशली कैनेडा भी जाते हैं नायग्रा फॉल देखने। अभी वो दूर है, फिर भी लोग जाएंगे स्पेशली खर्च कर, क्योंकि वो एक 7 वंडर में से जाती है, तो वो एक
मैनमेड चीज है तो वाटरफॉल ही, और आपको दूर से उस वाटरफॉल में जाता तो कोई पॉसिबल नहीं जाना, इतना फोर्स है पानी, आपको दूर से ही देखना है, पर फिर भी लोग खर्च करके जाएंगे, तो वो इको टूरिज्म में आ गया। उसके बाद बात आ रही है हेरिटेज टूरिज्म। बहुत सारे लोग ना पुराने इतिहास की खुदाई करके पता नहीं क्या उनको भूल भूल में क्या मतलब गुफाएं घूमने जाते हैं, पता है एलिफेंटा की गुफा देखने जाते हैं, अजंता एलोरा की गुफा, पता है ऐसा कुछ? हाँ, ये हेरिटेज है। आई डोंट नो कि आप में से कितने लोग कभी माथेरान गए होंगे, राइट? मैं जब लाइफ में पहली बार माथेरान गया तो एक ही मकसद से गया था कि मुझे उस ट्रेन में बैठना है, टॉय ट्रेन, 6 डिब्बों की ट्रेन है, एक डिब्बे से 28 सीटों की। हाँ, आपको पता है ये क्यों बैठना था मुझे इस पे? क्योंकि ये वर्ल्ड हेरिटेज ट्रेन है। दुनिया में ऐसी ट्रेन सिर्फ यहीं पर माथेरान में जो इतनी हाइट पे इतनी छोटी डिब्बे जैसी ट्रेन, मुझे भी आपको ये पता भी है कि नहीं। नेरल स्टेशन से ना, हाँ नेरल रेलवे स्टेशन से रेलवे के 3 कर्मचारी पटरी पे उतरते हैं और वो ट्रेन को धक्का मारते तब वो ट्रेन शुरू होती है, लिटरल। और वो ट्रेन की स्पीड है ना मेरे से भी कम है। हाँ, मतलब चलती ट्रेन में आप चढ़ जाओ उतर जाओ, पर ये अलग ही जर्नी है, अलग ही जर्नी है। तो उसका पैसा लोग खर्च करेंगे हेरिटेज, क्योंकि ये कभी कभार इतिहास में एक आध चीज ऐसी मिल जाए तो उसके लिए लोग घूमने आएंगे। और उसके बाद बात आती है एडवेंचर टूरिज्म। आप में से कुछ लोग कभी ट्रेकिंग के लिए सुना होगा, ट्रेकिंग करने आते हैं, यूं ही पहाड़ पे चढ़ने आएगा, रस्सी डाल के बंद होता है एडवेंचर, अच्छा लगता है, मजा आता है। तो ये जो चीजें होती है उस बहाने लोग घूमने के लिए आएंगे। तो ये सब घूमने के बहाने थे हमारे कि हम इसके लिए घूमे या उसके लिए घूमे। आफ्टर दैट इम्पोर्टेंट रोल ऑफ टूरिज्म मिनिस्ट्री एंड गवर्नमेंट। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने इसके लिए अलग से टूरिज्म मिनिस्ट्री बना के रखी है जो दिन भर ये सोचते रहेगी कि लोगों को अट्रैक्ट कैसे करें। अब इस चीज़ के लिए एक एग्जाम्पल तो मैं दे चुका हूँ, आमिर खान का ऐड आता था अतिथि देवो भव। अगर आप छोटे थे लेकिन याद हो तो 3-4 साल पुरानी बात होती, अमिताभ का एक ऐड आता था, कुछ दिन तो बिताइए गुजरात में, पता हो तो कुछ दिन तो बिताइए गुजरात में। वो गुजरात की टूरिज्म डिपार्टमेंट की ऐड थी, क्या गुजरात में हम ये दिखाएंगे ये दिखाएंगे ये दिखाएंगे ऐसा, राइट? अच्छा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2 साल पहले मध्य प्रदेश के लिए ऐसी ऐड आती, 2 आंखों में कैमरा घुस जाता था और टॉन करके कुछ दिखा देते थे आंखों के अंदर। अब समझते हैं 2 आंखों में क्या दिखा रहे हैं, वो पूरा मध्य प्रदेश दिखा रहे हैं। उस बहाने आप ललचाओगे और वहाँ घूमने जाओगे, और जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे। नहीं मजा करो। तो ये सब मिनिस्ट्री ये काम करेगी। उसके आगे बात आ गई एनकरेजेस ग्रोथ इन अदर सेक्टर्स। जितना टूरिज्म डेवलपमेंट ज़्यादा उतना होटल इंडस्ट्री ज़्यादा, हॉस्पिटल इंडस्ट्री ज़्यादा, रेस्टोरेंट ज़्यादा, कपड़ों की दुकान ज़्यादा चलेगी। अगर घूमने जो आएगा वो नंगा पकड़ आएगा नहीं, कपड़े भी तो खरीदेगा ना यहाँ से। उसके आगे क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे मूवी बन चुके हैं जहाँ पे हिल स्टेशन में जो गाइड होता है ना घुमाने वाला, वही हीरोइन से प्यार कर बैठता है और पैसे वाली हीरोइन को साथ में लेके जाती बाद में शहर में। बहुत सारे ढेरों मूवी आ चुकी है, ढेरों मूवी। आमिर खान का फना नाम का मूवी आया था, उसके बाद आमिर खान का राजा हिंदुस्तान नाम का मूवी आया था। और ऐसे मतलब उस तरीके से एम्प्लॉयमेंट बन गया, गाइड चलो भाई मैं घुमाऊं, देखो ये वो चीज़ है। और वो फेंकता भी तो भी अपने को क्या पता, वो बोले 400 साल पुराना नहीं बारे, अपने को क्या पता 400 साल उसे बोला मान तो खुश हो लिए बस, नथिंग एल्स। उसके आगे प्रोवाइड इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। जब कोई हेरिटेज प्लेस ज़्यादा फेमस हो जाते हैं ना, तो बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियाँ वहाँ पे होटल डालने के लिए, रेस्टोरेंट शुरू करने के लिए, पैसा डालने के लिए आ जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। मैकडोनल्ड्स है ना, मैकडोनल्ड्स, मैकडी, वो ऐसी जगह ढूंढते रहती है कि अगर कोई ऐसी जगह कोई इंडिया में मिल जाए पुणे खापसे में, डाल दो अपना शुरू, चलो भाई मैकडी स्टार्ट, तो उतना इन्वेस्टमेंट इंडिया में बढ़ जाता है। नेशनल टूरिज्म पॉलिसी, हमने इसके लिए अलग से कायदा बना दिया है और उसके हिसाब से क्या क्या किया गया। तो मेजर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन इंडिया, सबसे पहला कदम क्या उठाया, तो बोले पोजिशनिंग टूरिज्म एज अ प्रायोरिटी। हमने टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना अपनी प्रायोरिटी मान लिया है कि हो सके ना बाहर के लोगों को अट्रैक्ट करो, इंडिया घूमने के लिए अट्रैक्ट करो, वो घूमने आएगी। उसके आगे एनहांसिंग इंडियाज कॉम्पिटिटिवनेस एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। अगर यूरोप के लोग साल में एक बार कहीं घूमना चाहे तो उसमें इंडिया का नाम होना चाहिए, ऐसा हम सोच रहे हैं।
ओके, और इसलिए मोदी बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट निकाल रहा है लोगों को एट्रैक्ट करने के लिए। इम्प्रूविंग एंड एक्सपांडिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब आप बोलेंगे सर टूरिज्म में एट्रैक्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट कहाँ से आया? एकदम बेहतरीन एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सालों तक जो लोग गुजरात घूम के आए थे ना, वो लोग वापस गुजरात घूमने जाने लगे। क्यों? सरदार का वो मूर्ति देखो, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। क्यों? बोले अमेरिका का जो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी है उससे भी बड़ा ही है। और भाई साहब ने दिमाग क्या लगाया है? सरदार का वो जो उतना बड़ा जो स्टेच्यू बनाया है उसके दिल में यहाँ पे एक बालकनी बनाया है, लिफ्ट में वहाँ पे जाने का, मतलब सरदार जी की दिल में रहकर वहाँ से बाद गुजरात देखने का। हाँ, और उसका पैसा है। और बाजू में ऐसा में मॉल बना दिया, होटल बना दिया। अब वहाँ तक जाओगे तो कुछ ना कुछ तो खरीदोगे, कहीं तो कुछ खाओगे, वहाँ की इनकम जनरेट हो गई। तो ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात होती है, कुछ नया करके दिखा दो ऐसा। क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसी होटल्स बनाओ कि यूरोप से जो यहाँ घूमना है वो बोले कि नहीं इंडिया गंदा नहीं है। एक वक्त जब लोग बोलते थे कि इंडिया बहुत बेकार है, फालतू है, यहाँ पे तो जगह जगह पे सांप निकलते रहते हैं। हाँ, ऐसा बोलते थे लोग बाहर के लोग। यूरोप के लोगों का ऐसा मानना था कि इंडिया जो है ना वो सफेद लोग ही करती है, यहाँ पे कभी भी सांप निकलते रहते हैं। और फिर भी उनको डरेंगे, वापस नागिन डांस दिखाते हैं। लेकिन अब हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर पे आने लगे हैं तो वो भी एक बड़ा फर्क आ गया है। उसके आगे बात आती है इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ये मैं अब भी मजाक में बोल चुका हूँ। 2 आंखों में कैमरा घुसेड़ दो और पूरा मध्य प्रदेश घुमाओ, ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। उस बहाने हम ललचाएंगे कि हाँ मार्केटिंग के हिसाब से हमें जाना चाहिए। बीच में राजस्थान का भी ऐसा आइडिया था, राजस्थान टूरिज्म के हिसाब से, राइट। तो ये जो चीज़ें होती है वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। दैट इज द एंड ऑफ मॉड्यूल 3। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स मॉड्यूल 4। और ये मॉड्यूल 4 की बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से पता है। स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। आपको पता है कि एक अपना सेंट्रल बैंक होता है RBI, फिर कुछ कमर्शियल बैंक्स होती है, कोऑपरेटिव बैंक्स होती है, रीजनल रूरल बैंक्स होती है, नाबार्ड होता है। मतलब आपको बहुत कुछ पता है, मेरे को समझाने की जरूरत नहीं। स्ट्रक्चर ऑफ कमर्शियल बैंक्स के हिसाब से अगर मैं सोचूं तो मैं ऑलरेडी ये बोल चुका हूँ, इस तरह की बैंक हमको पता ही है। अरे पता ही है ना, उसमें प्राइवेट बैंक्स होती है, पब्लिक बैंक्स होती है, पता है कि नहीं? बाहर की फॉरेन बैंक होती है, प्राइवेट फॉरेन बैंक होती है, लाइक HSBC, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, सिटी बैंक, बहुत कुछ पता है। रिसेंट ट्रेंड्स इन कमर्शियल बैंकिंग। अब अगर मैं आज के टाइम पे सोचूं तो कमर्शियल बैंक में जिस तरीके से काम होता है, ओके, नंबर ऑफ बैंक्स टोटल इंडिया में आज के टाइम में 148 बैंक है। हाँ, मैं नंबर ऑफ बैंक बोल रहा हूँ, मतलब एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, ऐसे करके कितना बैंक बोला मैंने? हाँ, इंक्लूडिंग SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को गिनकर टोटल 148 बैंक है अपने पास। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, ये नंबर ऑफ बैंक्स हुआ। ब्रांच के हिसाब से अगर मैं सोचूं तो टोटल भी 1,39,240 ब्रांचेस। अमाउंट समझा? ब्रांच समझता है ना? अरे SBI का एक ब्रांच ईस्ट में, एक ब्रांच वेस्ट में है आपके वहाँ। तो अगर मैं सब ब्रांच गिना लूँ सब बैंक की, 1,39,240 इतना तो बैंक का ब्रांच है इंडिया के अंदर। उसके आगे डिपॉजिट मोबिलाइजेशन। जो पैसा अब तक आपकी मम्मी की तिजोरी में पड़ा रहता था, शक्कर के डिब्बे में पड़ा रहता था, चावल के डिब्बे में, गद्दे के नीचे, हिसाब की डायरी में, साड़ी के बीच में, अरे कबोर्ड में पल्लू के अंदर छुपा के, वो सब बैंक में जाने लगे। तो उस बहाने पैसा बैंक में बढ़ने लगा, बैंक डिपॉजिट बढ़ने लगी। एडवांसेस टू प्रायोरिटी सेक्टर। उसमें जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोन का जरूरत है खेतीबाड़ी को, वहाँ पे बैंक वाले लोन देना शुरू कर चुके। रीजनल रूरल बैंक, ये तो पता ही होगा, इसके पहले आ चुका है शायद आपको SRD को। अरे गांव में छोटी छोटी बैंक खोल के रखते हैं फार्मर्स को लोन देने के लिए। अरे नाबार्ड है ना, इसको कंट्रोल करता है, रीजनल रूरल बैंक। ओके, लोकल एरिया बैंक्स कभी सुना होगा? क्रेडिट सोसाइटी नहीं? अच्छा, कोऑपरेटिव बैंक पता है ना? कोऑपरेटिव बैंक, हाँ, उससे भी छोटी है बैंक होती है, मतलब बाहर अपना जो ऑफिस है ना, बस उतना सा बैंक होगा। और ये लोग छोटे छोटे अमाउंट के लोन का लेन देन करते हैं। मतलब फार्मर को अगर कभी सिर्फ 200 रुपये का लोन चाहिए तो 200 रुपये का लोन भी मिलेगा। अब उसको सिर्फ 50 रुपये डिपॉजिट करना है, आप कभी 50 रुपये बैंक में डिपॉजिट करने जाओगे? आप कभी बैंक में 50 रुपये डिपॉजिट करने जाओगे? नहीं, ये लोग जाएंगे। तो उनको भी ये भी अलाउ है लोकल एरिया के हिसाब से। ओके, पेमेंट बैंक्स। कुछ बैंक
बड़े बड़े बिजनेस को पेमेंट करने के लिए सिर्फ होती है। हमने अभी एक एग्जाम दिया सीडबी, आगे एग्जाम लगेगा स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच है, स्मॉल इंडस्ट्रीज को लोन देती है, आपको मेरे को नहीं, जो इंडस्ट्रीज वाले हैं उनको लोन मिलेगा। उसके आगे ओवरसीज ऑपरेशंस ऑफ इंडियन बैंक्स, अपने में से किसी को भी पता है? एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। आप में से किसी ने भी एक्सपोर्ट लिया है सब्जेक्ट? एक्सपोर्ट सब्जेक्ट एक्सपोर्ट है, कैसा कोई सब्जेक्ट नहीं है? एक्सपोर्ट सब्जेक्ट में एक्सिम बैंक करके एक बैंक आती है। आप जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हो ना, तो वो जो पेमेंट करना पड़ेगा वो डॉलर में करना पड़ेगा, फॉरेन करेंसी में, राइट? तो ऐसी भी बैंक हमने बना के रखी है। टोटल ऐसी 15 बैंक है, 15 बैंक्स इंडिया की, जो बाहर की कंट्री में ब्रांच खोल के भेजिए। 130 ब्रांच बाहर की कंट्रीज में। उसके आगे फिनेंशियल इंक्लूजन का एक आसान मतलब होता है प्राइवेट कंपनीज को कहा जाए कि लोगों को लोन देना शुरू करो ताकि लोग बिजनेस करें, अपने घर का खर्चा निकालें। कभी सुना है बजाज फाइनेंस? आप में से बहुत लोगों उसका कार्ड भी होगा शायद, बजाज फाइनेंस का, राइट? हाँ, कभी मोबाइल खरीद लिया, 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट से बोलते हो, सिर्फ EMI हर महीने उतना 2-2 हज़ार चुकाते रहने का है ना, तो 20,000 का मोबाइल आ गया 10 महीने में, ऐसा कुछ होता होगा। हाँ, इट इज़ फाइनेंशियल इंक्लूजन। धीरे धीरे करके मार्केट में फाइनेंस को, पैसों को डाला जा रहा है ताकि आपका और मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इम्प्रूव हो पाए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इम्प्रूव हो पाए, ठीक है? ओके, उसके आगे बात आ रही है प्रधानमंत्री जन धन योजना। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये आप सबको पता है, शायद मुझे सिखाना ही नहीं पड़ेगा कि नहीं पता है ऐसा कुछ? जनधन योजना, 0 रुपये बैलेंस में भी आप अकाउंट ओपन करा सकते हो। और पहले इसने मोदी ने पहले जनधन योजना के अकाउंट नाम से अकाउंट ओपन कराया, बाद में नोटबंदी किया ताकि गरीब से गरीब के अकाउंट में भी 2,500 रुपये जमा हो सकता है, और उस बहाने बहुत सारे लोग पैसे वाले बन गए। नहीं समझा? नहीं? अरे नोटबंदी के वक्त, चलो जान लो, जन धन योजना का मतलब 0 रुपये बैलेंस पे आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। फिर अगर आपका आधार कार्ड लिंक है तो गैस का जो बाटला आप लेते हो उसके ऊपर सब्सिडी उसी अकाउंट में जमा होगी, राइट? तो ये सब तरीकों से डेवलप किया जाए बैंकिंग सिस्टम को। उसके आगे प्रोग्रेस इन ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी। अब यहाँ से जो बातें आ रही है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि MCQ में ये सब चीज़ें बहुत काम की आपकी, इसमें से ज़्यादातर चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आजकल बैंक जिस सिस्टम से काम कर रहा है, वर्चुअल बैंकिंग का मतलब होता है हर चीज़ मशीन से हो रही है, बैंक में गए भगे ऑनलाइन। जैसे कि ATM का फुल फॉर्म एनी टाइम मनी नहीं है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। मतलब हर वो काम जो बैंक में आके आप करते हो वो ATM से हो जाता है। कैश, अब तो कैश डिपॉजिट भी होता है, पहले वो नहीं होता था। अरे पता है कि नहीं? अब तो कैश डिपॉजिट भी बैंक में मत जाओ, वो मशीन में डिपॉजिट कर दो। बैंक में मत जाओ, उस मशीन से विड्रॉ करो, स्टेटमेंट भी वो मशीन दे देगा, कितना पैसा आया कितना पैसा गया। यस और नो? तो हर वो चीज़ जो आप बैंक में आके वो मैडम को सड़ा हुआ थोड़ा मैडम वो लेके बैठती है कांच के उस बाजू, अब मेरे को कान में जाके एक्सक्यूज मी मैडम, वो सब नहीं करेगा, अभी मशीन से बात करो, वो सब ATM से होने लगा, राइट? अच्छा, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड दोनों में एक मामूली सा डिफरेंस क्या है? डोंट से डेबिट कार्ड D से होता है, क्रेडिट कार्ड C से होता है। डेबिट कार्ड स्क्रैच करने का मतलब आपके अकाउंट से पैसा अभी के अभी अभी के अभी चला जाएगा, राइट? और उसमें अकाउंट में जितना पैसा है उतना ही आप इस्तेमाल कर पाओगे। यस और नो? अकाउंट में जितना पैसा है उतना ही इस्तेमाल कर पाओगे, ठीक है? इजी ओके? हाँ। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है? हाँ, 1.5 महीने का टाइम मिलेगा, और अकाउंट में पैसा है उससे ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हो, पर 1.5 महीने में वो बाद में जमा कर देने का, राइट? तो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड दोनों आपको पता था। पॉइंट ऑफ सेल, मुझे ये श्योर हूँ मैं कि आपको ये पता है, पर आपको ये नहीं पता कि ये चीज़ क्या है जो आपको पता है। अगर आप में से बहुत लोग कभी रेस्टोरेंट जाओ या कोई अच्छे से शॉप में शॉपिंग करते हो ना, फिर आप बोलते हो मुझे डेबिट कार्ड ऑपरेट करना है लेकिन स्क्रैच नहीं करना है, तो वो एक मशीन ला के आपको देता है। आप जहाँ पे हो वहाँ पे आपको सिर्फ पिन डाल दो, यस, एक गैजेट आपको दिया जाएगा, और पिन सिर्फ आपको ही पता है आप क्या डाल रहे हो, वो बंदा दे के चला जाएगा, वो खड़ा नहीं रहेगा कि क्या पिन डाल रहे हो, वो अलाउ नहीं है, पता है कि नहीं?
वो होता है पॉइंट ऑफ सेल, राइट। आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो जाएगा, राइट, ओके। उसके बाद कहते हैं डोर स्टेप बैंकिंग। बैंक आपके दरवाजे पे आके खड़ा रहकर काम करके जाएगा। आई डोंट नो, आपको पता है नहीं। अगर आपके घर पे कोई बीमार है या सीनियर सिटीजन है जो बैंक में नहीं जा सकते, तो बैंक का बंदा आपके घर पे आएगा। पता है आपको ऐसा कुछ? हाँ, मतलब आपको बैंक का जो भी काम है वो बंदा आपके घर पे आके करके जाएगा। और तो है ना, प्रॉपर्टी का जो रजिस्ट्रेशन करना होता है ना, उसका भी जो पेमेंट करना होता है तो बैंक में जाके करो या रजिस्ट्रेशन, ऐसा कुछ नहीं है। बंदा लैपटॉप लेके घर पे आएगा, आपका थंबप्रिंट घर पे ही लेगा, पेमेंट भी घर से ही हो जाएगा। हाँ, ये सब चीज़ अब घर से ही हो रही है। तो इट इज डोर स्टेप बैंकिंग, मतलब आपका दरवाजा खोलो, बैंक बाहर खड़ी है, मतलब वो बंदा बाहर खड़ा है। डोर स्टेप इंटरनेट बैंकिंग, ये तो आप लोग मेरे को सिखाओगे। अरे नेट से तो सब कर रहे हो आजकल आप। हाँ, अच्छा, मोबाइल बैंकिंग। एक मिनट, अब एक इम्पोर्टेंट फर्क आ जाएगा और एक एक चीज़ समझना चाहूँगा। मोबाइल बैंकिंग का मतलब आपके मोबाइल नंबर पे आपके अकाउंट में जो कुछ भी कांड होते हैं ना, उसका मैसेज आ जाता है। पैसा विड्रॉ हुआ तो भी, पैसा डिपॉजिट हुआ तो भी, ये सो नो, 1 रुपया भी ट्रांसफर हुआ तो मैसेज आना चाहिए, बराबर है। इट इज़ मोबाइल बैंकिंग। उसके आगे जो वर्ड यूज हुआ है, इट इज़ टेली बैंकिंग। कुछ लोगों को बोलते हैं ये सब एक ही होता है, ये सब एक नहीं है। मोबाइल बैंकिंग में आपने अपना मोबाइल नंबर अटैच करके दीजिए, बैंक में कुछ भी आपके अकाउंट में होता है तो वो लोग मोबाइल में मैसेज डाल देते हैं। टेली बैंकिंग में बैंक आपको कॉल करता है, बैंक से कॉल आता है, और इसमें ये लोग कभी आपका पासवर्ड नहीं मांगेंगे, आधार कार्ड नहीं मांगेंगे, पैन कार्ड नंबर नहीं मांगेंगे, नहीं मांगेंगे। RBI बेचारा बोल बोल के थक गया, अमिताभ बच्चन बोल बोल के थे तो हम नहीं सुनते। टेली बैंकिंग में बैंक वाला आपको कॉल करके अपने बारे में बताएगा कि हमारी बैंक ने गोल्ड लोन देना शुरू किया है, नहीं समझा, हमारी बैंक अब हम इंश्योरेंस भी निकालते हैं। अरे समझा, ये एक तरह का मार्केटिंग है। इसमें वो कभी आपको नहीं बोलेंगे कि आप अपना अकाउंट नंबर बताओ, नो। अगर कोई बैंक से फोन आता है और बोलता है आपका अकाउंट नंबर बताओ, तो उसको बहुत प्यार से बोलोगे, तू बैंक से ही बोल रहा है ना, तो मेरा अकाउंट नंबर तेरे पास नहीं है, मेरे पास क्यों मांग रहा है? समझे आप मेरी बात? RBI कितनी तो ऐड देती है लोग बेचारे, राइट, लेकिन हम समझेंगे नहीं। फिर फ्रॉड हो गया, हमारे साथ फ्रॉड हो गया। उसमें वो अच्छे से बात करते ना, लड़की तो लड़का तो हाँ यस मैम आई एम गिविंग, वो रुला के जाएगी तेरे। उसके आगे फोन बैंकिंग। आप बोलते हो फोन बैंकिंग में नई बात क्या है, समझा रहा हूँ। टेली बैंक में बैंक विल कॉल मी अपने बारे में बताने के लिए, उनके बारे में बताने के लिए। फोन बैंकिंग में मैं बैंक को कॉल कर रहा हूँ, नॉट, और मैं मेरे अकाउंट के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ या उनको बोलना चाहता हूँ। एग्जाम्पल, सपोज मुझे लग रहा है कि मेरा गलती से एक चेक मैंने गलत दे दिया है, तो उसको स्टॉप पेमेंट कराना है, राइट। तो मैं बैंक को फोन करके इन्फॉर्म करके ये स्टॉप पेमेंट करना है। इसमें बैंक है ना, आपको कुछ 2-3 पर्सनल चीज़ आपके बारे में पूछती है, वो भी कब, जब मैंने उनको बैंक में कॉल किया है। आपका बर्थडे बोलिए, आपका पैन कार्ड नंबर बोलिए, अरे कुछ समझा? हाँ, वो लोग मुझे यूं ही कॉल करके नहीं पूछ सकती है सब चीज़। तो तीनों में फर्क था। मोबाइल बैंकिंग क्या था, आपके अकाउंट में जो ट्रांजेक्शन उसका मैसेज मोबाइल पे आएगा। टेली बैंकिंग क्या था, बैंक कॉल करके अपने बारे में आपको जानकारी देगी। और फोन बैंकिंग मैं उनको बोल रहा हूँ कि ये करो ये मत करो मेरे अकाउंट के साथ, राइट, मतलब मेरे अकाउंट में छेड़खानी करो या मत करो, ऐसा मैं उनको बोल दूंगा। तो वो फोन बैंकिंग है। उसके आगे प्रीपेड पेमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स। पहले आपके पेटीएम वॉलेट में पैसा गया, फिर वहाँ से वो पे करते रहोगे आप, अरे यस और नो। उसके आगे इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, आप में से बहुत लोग इसको NEFT बोलते हैं, नेट इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। पता है सब कुछ? NEFT कुछ पता है क्या होता है ये? एक अकाउंट में से दूसरे अकाउंट में नेट के थ्रू ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करने के लिए आप बैंक में जाके अकाउंट नंबर दोगे अपना और जिसके अकाउंट में डालना है उसका। लेकिन इसमें क्या होता है, उनका एक फिक्स टाइम रहता है। अगर आप सुबह जाओगे बैंक में 9 बजे कि हमको पैसा 1 लाख रुपया उसके अकाउंट में ट्रांसफर करना है और NEFT करना है, तो वो बोल देंगे फॉर्म भर दो, 9:30 बजे हो जाएगा। इसमें क्या सिस्टम होती है, 9:30 बजे पूरे इंडिया में जितने भी लोगों ने NEFT का अप्लाई किया होगा सबका एक साथ हो जाएगा। अरे समझा? तो NEFT जहाँ पे उनके टाइम के हिसाब से वो चलेगा। आप बोलते हमको हमारे टाइम चाहिए, तो उससे आगे बढ़ा रहा है। चलो इसके पहले हम आगे आ जाते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, इसको बोलते हैं ECS। मेरे घर का लाइट बिल अगर मेरे अकाउंट से लेकर मुझे हर महीने पे करना है, तो मैं पहले से ECS का फॉर्म भर दूंगा।
अपने घर का कार का ईएमआई, घर का ईएमआई, पता है ऐसा ईसीएस, मतलब हर महीने मेरे अकाउंट से अपने आप निकल जाएगा, ना मुझे कोई टेंशन ना बैंक को कोई टेंशन, उनको पहले से फॉर्म भर के दे दिया है तो वो हर महीने अपने आप पेमेंट होते रहेगा, सिर्फ अकाउंट में पैसा रखने का, हाँ वो टेंशन, बाकी नो टेंशन। ओके, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, इसको बोलते हैं आरटीजीएस। ये सुना है कभी? सुना है आरटीजीएस? इसमें रियल टाइम का मतलब आपके टाइम पे होता है। एग्जांपल, एनईएफटी में 9 बजे बैंक में गया था, उन्होंने क्या बोला 9:30 बजे हो जाएगा। आरटीजीएस में मैं उसको बोलता हूँ कि 9:05 होना चाहिए, तो 9:05 हो। यहाँ पे 1-to-1 ट्रांजेक्शन हुआ, मतलब 9:30 बजे सबके हानि दिखेगा कि कितने लोग अप्लाई करते हैं। मैंने 9:05 को बोल दिया, मेरा ट्रांजेक्शन हो जाएगा। अब बाद में 2 मिनट के बाद आप आए तो आपका 2 मिनट के बाद हो जाएगा। इट इज आरटीजीएस, कैशलेस एंड डिजिटल इकोनॉमी। फ्रेंड्स ये आप सभी को पता है, फोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे, रूपे, बस पे, यस। अरे फोन से पेमेंट कर रहे हो वो वाला ऑन दी स्पॉट। अब तो आज आपके टाइम में तो पानीपुरी वाला भी पेटीएम है, हाँ यस। मतलब लड़की अब ये नहीं बोल सकती है भैया याद नहीं है कल देती हूँ, वो भी पेटीएम लेने को तैयार है। चलिए, अभी ये पूरी बैंक में सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम्स अपने को गिनने में आ रहे हैं, तो इश्यूज क्या क्या है जिसको हमें समझना चाहिए। असेट क्वालिटी, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बैंक का असेट्स कैसे गिनेगा। आप उसका फर्नीचर उसको असेट गिनोगे कि उन्होंने जिसको लोन दे के रखा है उसको असेट गिनोगे, राइट। बैंक लोन्स, मतलब जिन्होंने पलंग पे खड़े खड़े लोन लिया, ऐसा लोन लेकर विजय माल्या और कोई मेहुल चोकसी, पराग नहीं, कौन सा मोदी, नीरव मोदी, सुना है कि नहीं सब? यस और नो? लोन लेके निकल लिए, हाँ फिर वापस कभी नहीं आए। ओके, स्ट्रेस्ड लोन। स्ट्रेस्ड लोन का मतलब कुछ दिनों तक बैंक नोटिस मारते रही कि आपका लोन रिपेमेंट का टाइम हो गया है, लोन रिपेमेंट का टाइम हो गया है। ओके, उनको चला रहा है थोड़ा बहुत तो आएगा, कब आएगा पता नहीं। इट इज स्ट्रेस्ड लोन। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, कुछ महीनों तक उन्होंने नोटिस मारते रहे, अब चांसेस नहीं है कि अब पैसा आएगा, तो बनेगा नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। मेहुल चोकसी, नीरव मोदी जैसे लोग हैं ना, इसलिए भाग सकते हैं क्योंकि 10 महीने उनको सिर्फ टाइम देता है नोटिस मारना है कि आप लोन रिपे करो, बोलता है हाँ करता हूँ और गायब। इतना वक्त नहीं देना चाहिए, तो वो जाते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। उसके बाद ये बात आती है कैपिटल एडिक्वेसी। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बैंक के पास इनफ कैपिटल होना चाहिए जो नहीं होता है। अपने लिए लेटेस्ट एग्जाम्पल अभी आपके सामने अभी था आपके एरिया में, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पीएमसी, अभी लफड़ा आया था 2 महीने पहले यस बैंक है, अभी 2 हफ्ते पहले लफड़ा आया था लक्ष्मी विलास बैंक। पता है कुछ? ये तीनों बैंक उठ गई, बैंक इंसॉल्वेंट हो गई, करेक्ट। और लक्ष्मी विलास बैंक में आपको पता है जो शेयर होल्डर थे ना, उनका कैपिटल भी 0 हो गया, मतलब जिनके पास भी उसके शेयर थे, आज वो शेयर का कुछ नहीं, भेलपूरी खाने का प्रॉफिट में मतलब कागज नहीं है रद्दी में बेच पाओ, वो पैसा भी गया, रद्दी का पैसा भी खा गए, 0 रुपये सीधा। उसके आगे बात आ रही है बैंक फ्रॉड। बैंक भी कभी फ्रॉड करता है, हाँ ये जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको बोले वो बैंक फ्रॉड ही था। यस फ्रेंड्स, ये बैंक फ्रॉड ही था। पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में उसके जो मालिक थे ना, वो लोग ही पैसे लेकर छू हो गए। DHFL, ओके, इसके जो प्रमोटर्स हैं जिन्होंने ये कंपनी शुरू की, मिस्टर वाधवान, यही वो नमूने हैं जिन्होंने दाहू इवेंट में कुछ कंपनी को पैसा लोन पे दे के रखा है, और अमाउंट 4,300 करोड़। आप समझे मेरी बात? मतलब सीधे सीधा पैसा कहीं से कहीं घूम गया और हमें पता नहीं कि क्या हो रहा है। तो ये बैंक फ्रॉड होता है एक्चुअली। और अगर मैं गलत नहीं हूँ, आपको SY बीकॉम में ऑडिटिंग था राइट कि नहीं था? ऑडिटिंग था, उसमें आपको एक चीज होती थी विंडो ऑडिटिंग के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, OC के हिसाब से ही बोल रहा हूँ। असेट्स का वैल्यू ज़्यादा करके दिखाया जाता था, ओवर वैल्यू करके। क्या वो वर्ड क्या था वो विंडो
किंतु ड्रेसिंग नहीं था। अरे उसके लिए अलग आपको कॉन्सेप्ट समझा मैंने क्या बोला? असेट्स की जो एक्चुअल है उसको ओवर वैल्यू करके दिखाया जाता है और उसके ऊपर लोन ली जाती है। नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक के साथ यही किया था। 200 करोड़ का अपना प्रॉपर्टी उसने 1000 करोड़ का दिखाया असेट्स में और उसके ऊपर उसने 700 करोड़ का लोन लिया। बैंक इस बात से खुश थी कि 1000 करोड़ का असेट्स हमारे पास पड़ा है गिरवी, अगर वो भाग भी गया तो हम 1000 करोड़ कमा लेंगे इसमें से। उनको ये पता नहीं कि 200 करोड़ का ही प्रॉपर्टी था। अरे समझा? हाँ, इसमें कभी कभार बैंक के मैनेजर भी मिले हुए होते हैं तो वो बन जाएगा बैंक फ्रॉड। आज भी नीरव मोदी को अब तक इंडिया में नहीं आया पकड़ के, इंडिया में नहीं ला पाए, लेकिन वो पंजाब नेशनल बैंक का जो मिस्टर गोवर्धन मैनेजर थे उस वक्त मनी लाइन्स की ब्रांच में, वो भी आर्थर की जेल में बैठा है। तो वो नीरव मोदी तो छू हो गया लेकिन मैनेजर पकड़ा गया तो वो बैंक फ्रॉड था। अगर ये हरकत निकाला स्कैम देखते हो अगर तो उसमें SBI के जो मैनेजर है उसके नीचे वाला जो बंदा है वो फ्रॉड कर रहा है, एक जीरो कट करके, ऐसा दिखाया है उस सीरीज में। इट्स अ बैंक फ्रॉड। स्टेट बैंक को भी नहीं अगर ये हल करती है तो फिर बात खत्म हो गई। इट्स अ बैंक फ्रॉड। उसके आगे बात अगर आ जाए तो डिक्लाइनिंग प्रॉफिट, कभी कभार लोग जानबूझ के प्रॉफिट कम दिखाते हैं। ओके, पॉलिटिकल प्रेशर, कभी कभार लालू प्रसाद यादव का प्रेशर होता है ये करो और ये मत करो। एंड साइबर थ्रेट्स, ये बहुत बड़ी बात है साइबर थ्रेट्स। अरे ऑनलाइन घपला हो गया, अरे किसी ने हैक कर लिया, राइट, और पैसे कहीं ट्रांसफर हो गए, ऐसा बहुत बार होता है। ओके, करप्शन, सबसे बड़ी बात तो यहीं पे आती है, रिश्वतखोरी, पुअर सर्विसेज। ये तो अपने को पता है बैंक वाले क्या सर्विस देते हैं ना अपने को, मस्त वाला। हाँ, वो मैडम थोड़ा चढ़ा के बैठी होती है, अपना पैसा उसके पास मांगेगा तो भी थोड़ा चढ़ा के बैठी है। तो मेरा ही पैसा मांग रहा हूँ, तेरे पास थोड़ी मांग रहा हूँ, फिर भी थोड़ा चढ़ा के बैठेगी। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग एक और बड़ी दिक्कत है। बैंक को ये कहा गया है कि खेती वाले को लोन ज़्यादा लेने का, जबकि ये पैसा वापस आने वाला वो है ही नहीं, कर्ज तो माफ़ी करना है बाद में। फिर हम बोलते हैं बैंक डूब गई, बैंक ने फार्मर को लोन दिया था और वो लोन वापस कभी आता ही नहीं, और उनको मजबूरी में बोला जाता है, ऊपर से प्रेशर है कि बैंक को, अगर आप बैंक बन रहे हो फार्मर्स को लोन देने का। अब क्या क्या चैलेंजेस है हमारे पास बैंकिंग सेक्टर को लेकर? सबसे बड़ी चैलेंज है टू क्लीन अप बैंक्स फ्रॉम करप्शन। अपने को फ्रॉड और रिश्वतखोरी में से इनको बाहर निकालना है, जो हम बोल के खुश होते हैं। एलिमिनेट पॉलिटिकल प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर भी नहीं होना चाहिए किसी बैंक के ऊपर। फिनेंशियल इंक्लूजन, पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए बैंक में। टू प्रमोट डिजिटल बैंकिंग, हो सके उतना ऑनलाइन ट्रांसफर का बात होना चाहिए। इम्प्रूव एफिशिएंसी, काम करने के तरीकों को बदलना पड़ेगा। पॉजिटिव अप्रोच, बैंक को लेकर लोगों का जो अप्रोच है वो बदलना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मेरी मम्मी ना एजुकेटेड है, लेकिन आज भी बैंक में पैसा रखने से मना करती है। उनको मैं बोलूँ ना क्या प्रॉब्लम, नहीं बैंक तो कभी भी उठ जाती है। और जब जब ये न्यूज़ में आता है ना, नीरव मोदी भाग गया, लक्ष्मी देख देख बोला था ना, देख तेरा ही को फालतू, बैंक फालतू, पैसा हाथ में होना चाहिए। मतलब लोगों का अप्रोच जो है ना वो बैंक की तरफ नहीं जा रहा है, क्योंकि उनको भरोसा नहीं है बैंक के ऊपर। रिकवरी ऑफ लोन्स, लोन को रिकवर करने के लिए अलग से ट्रिब्यूनल बनाया गया, मैं इसमें समझाया था आपको। अरे वो पहले क्या करते थे, कार उठा के लेके जाते थे, समझा था ना ये? और ऐसा वो नहीं कर रहे हैं, ओके। और कुछ अलग से कोड बनाए गए हैं, उस हिसाब से वो लोग अपना काम करते रहेंगे। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट, पहले तो समझ लो कि मनी मार्केट का मतलब क्या होता है। एक दिन से लेकर 1 साल तक आपकी कंट्री में पैसों की उधारी पे जो लेन देन होती है, सब कुछ समझा? 1 दिन से लेकर 1 साल तक, मतलब ये मैच्योरिटी पीरियड की बात होती है। 1 दिन से लेकर 1 साल तक अपनी कंट्री में पैसों की उधारी पे जो बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑफ मनी, उधारी पे जो लेन देन होती है, बोरोइंग एंड लेंडिंग, उसको बोला जाएगा मनी मार्केट। टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। स्टार्ट विथ सबसे बड़ी बात कि अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को समझना चाहूँ तो इसमें आता है इंस्टीट्यूशंस। कौन कौन ये लोग होते हैं जो इसमें इंक्लूड होते हैं? एक तो गवर्नमेंट खुद, अरे पैसों का लेन गवर्नमेंट तो करेगी ना। दूसरा RBI, तीसरा कमर्शियल बैंक, नहीं समझ रहे, बड़े बड़े बिजनेसमैन, कॉर्पोरेट हाउसेस, ये तो पैसों की लेन देन करेगी ना उधारी पे, यस और नो, और पब्लिक भी करेगी। ओके, उसके आगे इंस्ट्रूमेंट्स, कौन से वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से उधारी के पैसों का लेन देन पॉसिबल है, वो आगे डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। उसके आगे मार्केट सेगमेंट्स, मनी मार्केट जो है ना फ्रेंड्स, वो 2 हिस्सों में बताऊंगा, बात ध्यान से सुनना।
एक होता है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जिसका पूरा कंट्रोल आरबीआई के अंदर में आता है, मतलब आरबीआई को पता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है पैसों को लेकर। दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जिसके बारे में आरबीआई को कोई जानकारी नहीं है, या तो जानकारी है पर वो कुछ कर सकता नहीं। ब्लैक मनी के बारे में, इलीगल इनकम के बारे में। ओके फ्रेंड्स, अगर कभी फुर्सत से बाद में कोई स्कैम सीरीज देख लो ना, अगर स्कैम सीरीज देखते हो बाद में फुर्सत से, तो मैं जो बोल उसको पकड़ के रखना तो शायद जल्दी समझ पाओगे। हर्षद मेहता ने स्टॉक मार्केट में जो फ्रॉड किया था ना, वो कोई फ्रॉड था ही नहीं, और वो जो पकड़ा भी गया ना, वो स्टॉक मार्केट की फ्रॉड की वजह से नहीं पकड़ा गया, उसका प्रॉब्लम मनी मार्केट से शुरू हुआ, और वो भी सिटी बैंक की वजह से हुआ। ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट में तो बहुत सारी चीज़ें लीगल ही होती हैं, पर मनी मार्केट में बहुत सारी चीज़ें ना पीछे की तरह से इलीगल होती है, क्योंकि वो पैसों की बात है, शेयर्स की बात नहीं है। शेयर्स तो कंपनी दिखाएगी, और अरे वो तो आईपीओ में दिखेगा ही ना, लेकिन कैश नहीं दिखता है। उस जमाने में एक दिन में हर्षद मेहता मनी मार्केट में 2 लाख करोड़ रुपए की हेरफेर करता था। हाँ, मतलब वो अमाउंट तो सोचो, और वो उसका सिर्फ कमीशन लेता था, मतलब 2 लाख करोड़ का उसने हेरफेर कराया। आप सोचो जरा, अगर 0.1% भी कमीशन हुआ तो कितना बड़ा अमाउंट हो गया एक दिन का। ओके, आई लव माय इंडिया। आई नो कि कुछ लोग सोचेंगे सर आपको ये जब सब कुछ समझते तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। नहीं, वो सब समझना है, करना नहीं है ना, ये सब गलत है। ओके, अब हम समझते हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से कि इंडियन मनी मार्केट में कौन कौन लोग रोल प्ले करते हैं। पहला आरबीआई खुद, बाद में गवर्नमेंट खुद, बाद में सभी बैंक्स, आ रहा है समझ में, बाद में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी, उसके बाद बिजनेस कॉर्पोरेट मतलब टाटा फाइनेंस वाले, अंबानी जैसे लोग, अरे आ रहा है समझ में। फिर नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स, अब ये कौन सी होती है, ये एक तरह की बैंक होती है पर बैंक नहीं होती है। हाँ बता रहा हूँ, इसमें आपका करंट अकाउंट नहीं खुलेगा, करंट अकाउंट नहीं खुलेगा, एफडी खुलेगा, सेविंग अकाउंट नहीं खुलेगा। ओके, एग्जाम्पल दिए है, होम लोन देंगे, कार लोन नहीं देंगे, आ रहा है समझ में, गोल्ड लोन नहीं देंगे, फिर मुथूट फाइनेंस सिर्फ गोल्ड लोन ही देंगे, होम लोन नहीं देंगे, नॉट टेकिंग। ये कोई बैंक नहीं है पर बैंक है। हाँ, तो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, इसको एनबीएफसी बोलते हैं। ओके, उसके आगे डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, आप में से अकाउंट्स में जिन्होंने भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज ध्यान से कभी पढ़ा है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसको जब आप डिस्काउंट कराते हो कमर्शियल बैंक के पास जाते हो, हाँ या ना, बराबर ना। कभी सोचा कि कमर्शियल बैंक किसके पास जाते हो कि अगर वो बिल को डिस्काउंट करना पड़ा तो वापस री डिस्काउंट करना पड़ा, तो वो इनके पास आते हैं, जो अभी हमने बोला ना, डिस्काउंट एंड फाइनेंस मिला। हाँ, नहीं समझा? अरे बिजनेसमैन कमर्शियल बैंक के पास आकर बिल डिस्काउंटिंग कराएगा। सपोज कमर्शियल बैंक को बीच में पैसा की अर्जेंट जरूरत पड़ी तो वो बिल वापस री डिस्काउंट कराना पड़ेगा, समझा? तो री डिस्काउंट कहाँ कराएगा, इनके पास आता। ओके, उसके आगे की बात कर पाऊंगा, प्राइमरी डीलर्स। प्राइमरी डीलर मतलब ये लोग एजेंट का काम करते हैं, कमीशन एजेंट होते हैं पैसों की लेन देन करने के लिए। ओके, ये लोग ब्रोकरेज हाउस होते हैं जो क्या ब्रोकरिंग ले लेंगे। अब बात करिए सेगमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, क्या क्या तरीकों से मनी मार्केट में लेन देन होती है। फ्रेंड्स, अब दिक्कत ये है कि इसमें से ये लोग मैक्सिमम एमसीक्यू पूछ सकते हैं, मैक्सिमम, तो इसमें इतना पूछे एंड आई डोंट नो कि अगर पेपर टफ करना है तो ये टॉपिक को टच करेंगे, अगर पेपर इजी करना है तो इसको ये लोग साइड पे रख देंगे, बाकी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइज्ड मनी सेक्टर के हिसाब से मतलब जो लीगल तरीका है, आरबीआई का पूरा जहाँ पे कंट्रोल है, उसमें क्या क्या तरीकों से आप एक दिन से लेकर 1 साल तक के लिए पैसों को उधारी पे लेन देन कर सकते हो, क्या क्या तरीकों से। उसमें पहला तरीका है कॉल और नोटिस मनी मार्केट। फ्रेंड्स, जो लोग स्टॉक ब्रोकरेज कंपनी होती है ना, लाइक एंजल ब्रोकिंग, शेर खान, मोतीलाल ओसवाल, सुना है ये सब नाम? ये लोग जब बैंक से लोन लेते हैं स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए, तो वो लोग इस तरीके से लोन लेते हैं। इसका मैच्योरिटी पीरियड है 1 डे से लेकर 14 डेज तक, ओनली फॉर 14 डेज।
मतलब उन्होंने बैंक से लोन लिया होगा ओनली फॉर 14 डेज, और उसमें एक रूल होता है, अगर बैंक को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो बैंक 2 दिन का नोटिस मांग के लिए ये पैसा वापस मंगवा सकते हैं, और ये दे भी सकते हैं क्योंकि स्टॉक मार्केट में ना, शेयर बाजार में नहीं, अरे शेयर बेच दो, पैसा आ गया बैंक को दे दो। तो ये एक तरीका होता है, ये कागज का नाम है, मतलब ये एक डॉक्यूमेंट है जिसकी वजह से होता है। दूसरा है ट्रेजरी बिल्स। अब एक डाउट आएगा कि ये ट्रेजरी बिल क्या होता है? फ्रेंड्स, आप जिसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हो ना, एंडोवर, एंडोवी, ड्रोवर, ड्रोवी, जो भी आप बोलते हो, फिर बिल एंडोर्समेंट होता है, फिर ओनर और डिसओनर होता है, डिस्काउंटिंग होता है, वो सब बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए होता है। उसमें मैक्सिमम 90 डेज का पीरियड होता है, मैच्योरिटी पीरियड। हाँ या ना? ये वही चीज है, लेकिन एक फर्क है, ये बिल 2 बिजनेसमैन के बीच में नहीं होता है, ये बिल आरबीआई और कमर्शियल बैंक के बीच में होता है। अगर गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत है तो आरबीआई की हेल्प लेकर वो लोग एक बिल छापेंगे, उसको बोला जाएगा ट्रेजरी बिल, ओके। और कमर्शियल बैंक को दिया जाएगा कि आप इस कागज को रखो और हमको थोड़ा लोन दो, नॉट गेटिंग। उसका मैच्योरिटी पीरियड 3 ऑप्शन होते हैं, 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज, मतलब 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, ऐसा पीरियड रहता है उसका मैच्योरिटी पीरियड। मतलब उसके डेट पहले से लिखा हुआ ही है। एग्जाम्पल, एक कागज के ऊपर सपोज उन्होंने फेस वैल्यू लिख दिया है 25,000, ठीक है। अब सपोज आरबीआई ने ये कागज बैंक ऑफ इंडिया को दिया, उस पर ड्यू डेट 3 महीने के बाद का लिखा हुआ है, तो 3 महीने के लिए एक कागज के सामने बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई को 25,000 रुपये देगी। नहीं समझा? अरे समझा? और 3 महीने बाद जब वापस रीपेमेंट होगा तो 25,500 होगा, मतलब 500 रुपया ब्याज। आया समझ में? तो जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिजनेस में खेलते हैं वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बैंक्स के बीच में खेला जाएगा वो ट्रेजरी। समझा? अब जब ट्रेजरी बिल जो है वो अगर डिस्काउंटिंग कराना पड़ा, मतलब सपोज बैंक ऑफ इंडिया 3 महीने के लिए पैसा आरबीआई को दिया था, बराबर है। अब 1 महीने बाद सपोज बैंक ऑफ इंडिया को पैसे की जरूरत पड़ी, तो उसके पास बिल है, अरे उसका बिल तो है ना, वो बिल वो आरबीआई के पास लेकर जाएगा कि हमको पैसा चाहिए। आरबीआई बोल मेरे पास नहीं है, तेरे पास से मांगना है उधारी का पैसा, राइट? तो एक काम कर, तू एक्सिस बैंक के पास जा, तो 2 बैंक के बीच में ये बिल गया, तब वो क्या बन जाएगा? कमर्शियल बिल्स। आ रहा है समझ में? डिस्काउंटिंग के लिए, ओके ओके। तो उसके बाद बात आती है सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स। अब थोड़ा ध्यान से सुना, कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल कंपनी को जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो पब्लिक से पैसा रेज करने के लिए, कैपिटल रेज करने के लिए ये लोग एक कागज को छाप के नाम दे देंगे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। ये फिक्स डिपॉजिट नहीं है, इसको सीडी बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ओके। इट इज ऑलवेज इन मल्टीपल ऑफ 1 लाख रुपीज, मतलब एक कागज 1 लाख रुपए का होगा, सिर्फ कागज का एक टुकड़ा, उसके ऊपर लिख दिया सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ओके। और इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है ना, वो 14 डेज से लेकर 1 ईयर के बीच में कुछ भी हो सकता है। 14 डेज से लेकर 1 ईयर के बीच में, मतलब इसका जो ड्यू डेट होगा, ड्यू डेट उसकी बात कर रहा हूँ, समझा? ओके। ये अमाउंट भी याद रखना और ये ड्यूरेशन भी याद रखना। और ये कौन इशू करेगा? कमर्शियल बैंक एंड फाइनेंशियल कंपनी, जिनको पैसे का जरूरत हो, तो वो बनेगा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। उसके आगे बात आ रही है कमर्शियल पेपर्स। अभी आपके कॉमर्स का पेपर नहीं है, सुनो, जो बड़ी बड़ी जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है लाइक रिलायंस, ओके, टाटा मोटर्स, बड़ी बड़ी कंपनी, भारती एयरटेल, जॉइंट स्टॉक कंपनी बड़ी बड़ी, उनको अगर पैसा चाहिए, पब्लिक से कैपिटल रेज करना है, आईपीओ के बाद मतलब शेयर्स इशू कर दिए, उसके बाद भी पैसे कम पड़ रहे हैं, अर्जेंट में पैसा चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो लोग एक कागज छापेंगे, उसको नाम देंगे कमर्शियल पेपर्स। इट इज इन मल्टीपल ऑफ 5 लाख रुपीज, मतलब एक कागज कितने का होगा? 5 लाख रुपये, सिर्फ एक कागज का टुकड़ा होगा, उसके बाद में वो आपको देंगे और 5 लाख रुपये आपसे उधार पे लेंगे। उसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो भी सेम है, 14 डेज से लेकर 1 ईयर के बीच में कुछ भी, बट इट इज इन मल्टीपल ऑफ 5 लाख। और ये कौन इशू करेगा? बड़ी बड़ी जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसकी कुछ शर्त है, कोई भी जॉइंट स्टॉक कंपनी इशू नहीं कर सकती। कंपनी की बैलेंस शीट में नेट असेट्स का जो वर्थ अमाउंट होना चाहिए, टेंजिबल असेट्स का, वो 4 करोड़ के ऊपर होना चाहिए। कौन सा असेट्स? वो भी टेंजिबल असेट्स, मतलब उसमें गुडविल मत गिना हो। टेंजिबल असेट्स जो है वो 4 करोड़ के ऊपर होगा, तो ही आप
ऐसा 5 लाख का कागज इश्यू करके उधारी पे पैसा ले सकते हो पब्लिक से, तो वो बन जाएगा कमर्शियल पेपर्स। उसके बाद बताती है रेपोस। किसी ने इसके लिए कभी ये वर्ड समझाया है? इट इज नोन एज सेल एंड रीपर्चेस एग्रीमेंट। समझा रहा हूँ, सेल एंड रीपर्चेस एग्रीमेंट। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज बैंक ऑफ इंडिया को पैसे की जरूरत है, ध्यान से सुनो, उनको आरबीआई से लोन चाहिए, पैसा चाहिए, ओके। इसमें बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगी? आरबीआई के साथ बैठेगी, उनको बोलेगी कि हमारे पास 200 करोड़ के बॉन्ड्स है, बॉन्ड्स, ये 200 करोड़ के बॉन्ड्स हम आपको बेच रहे हैं, अभी बेच रहे हैं, हमको 200 करोड़ लाओ। आ रहा है समझ में? 6 महीने बाद, आज ही एग्रीमेंट साइन कर ले तो 6 महीने बाद, मतलब आज ही 6 महीने का बाद का डेट ला देंगे, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। और उसमें लिख देंगे कि जब हम 6 महीने बाद आपके पास से वापस ये लेंगे, तो ये 200 करोड़ जो आप अभी हमको दे रहे हो, तो हम लोन देंगे आपको रीपेमेंट, उसके ऊपर इंटरेस्ट इतना दे देंगे। वो आया समझ में? मतलब वो किसी और को नहीं बेचने का। अब भी कौन बेच रहा है? कमर्शियल बैंक आरबीआई को बेच रही है, उसके सामने पैसा ले रही है, 6 महीने बाद वापस वही चीज वापस परचेज करेगी खुद से, आरबीआई से। आया समझ में? इसको बोलते हैं सेल एंड रीपर्चेज, इसलिए उसका नाम है रेपोस। और उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नक्की होता है, जो आरबीआई नक्की करेगी कि हमको इतना ब्याज चाहिए तो हम आपको लोन देंगे, ओके। इट इज रेपोस। उसके बाद बताती है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अगर कमर्शियल बैंक को अर्जेंट में थोड़ी लिक्विडिटी की कमी है, पैसों की कमी है, वो आरबीआई से लोन लेते हैं, तो कुछ एडजस्टमेंट करके आरबीआई उनको दे देती है। उसके बाद बताती है मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी। कुछ एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई के पास कमर्शियल बैंक का हमेशा पड़ा होता है, रात को 2 बजे भी अगर वो पैसा चाहिए बैंक को, तो एक बार तो मिल जाए। पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में जब लफड़ा हुआ ना, तो पब्लिक को लगा हमारा पैसा गया। आरबीआई ने क्लियर कट कहा था कि आपका पैसा जाएगा नहीं, आप अभी एक साथ विड्रॉ मत कराओ, हम धीरे धीरे करके आपका पैसा क्लियर करेंगे, पैसा डूबेगा नहीं आपका। यस बैंक में जिनके पैसे पड़े ना, उनको भी डर लगा कि पैसा डूब गया। नहीं, अभी लक्ष्मी विलास बैंक में भी ना अपने कानून मंत्री ने आके बोलना पड़ा कि किसी का पैसा डूबेगा नहीं अकाउंट में, शेयर का पैसा डूब जाए वो भूल जाओ, अकाउंट में डिपॉजिट में पैसा पड़ा है वो नहीं डूबेगा, आरबीआई विल पे इट। पर उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन लोन जो रखा होता है उसको एडजस्ट करना बाकी होता है, तो वो थोड़ा वक्त लेता है वो चीज़ को। उसके बाद बताइए मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट। अब इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि बैंक के पास जब और कोई ऑप्शन नहीं बचा, मतलब सब कुछ करने के बाद पैसा लेके निकल गए, फिर भी पैसा चाहिए, तो ये एक लास्ट ऑप्शन है। एक बात समझ लो, एक बार कमर्शियल बैंक ने यहाँ से उधारी पे ले लिया, पैसा लोन पे ले लिया, इसके बाद बाकी सब दरवाजे बंद हो गए। मतलब इसके बाद या तो बैंक उठ जाएगी, या तो बैंक कहीं से भी ये लोन रीपेमेंट करेगी, और कहीं से उनको बाद में उधारी कभी नहीं मिलेगा, खत्म। ये लास्ट ऑप्शन है उधारी लेने का। आफ्टर दैट मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। अगर मैं गलत हूँ, आपको सबको ही पता है, आप इसको बहुत अच्छे से एड में देखते हो, म्यूचुअल फंड सही है। अरे वही बोल रहे हैं, पता है ना म्यूचुअल फंड, अरे कितना तो ऐड आता है म्यूचुअल फंड का। थिएटर में मूवी देखने आते हो ना, तो वहाँ पे समोसा बाद में खाएंगे, पहले म्यूचुअल फंड का ऐड देखेंगे, बोले समोसा मत खा, 5 रुपये बचा, म्यूचुअल फंड सही है। अरे देखा है कि नहीं? हाँ, ये उसी म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं, ओके। इसके बाद बताते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। फ्रेंड्स, ये वो सेक्टर है जहाँ पे पैसों की उधारी की लेन देन तो होती है, लेकिन आरबीआई के कंट्रोल में ये सब चीज़ नहीं है। अब इसमें कौन कौन भागीदार होते हैं? इंडिजिनियस बैंकर्स। क्या आपने कभी पुराना हिंदी मूवी देखा हो जहाँ पे हर गांव में ठाकुर होता है, जमींदार माई बाप, उसके हाथ के नीचे काम करने वाला एक लाला होता है, ये हाल है भाया, ऐसा करके बैठा रहता है टेबल लगा के, पता है? फिर हीरो के माँ की चूड़िया उसके वहाँ पे गिरी हुई होगी, खेतीबाड़ी का जमीन गिरी हुई होगा, मेरे माँ के कंगन दे दिया लाला, मैं खूब भी जाऊँगा। फिर माँ में बेटा ऐसा नहीं बोलते, जाइए मेरे गाना गा लाला को भी संभाल। पता है सब कुछ कॉन्सेप्ट? फ्रेंड्स, अगर मैं गलत नहीं और आप में से किसी ने अगर पद पेढ़ी वर्ड सुना है, पद पेढ़ी, हाँ, ये इंडिजिनियस बैंकर होते हैं। मतलब सालों पहले बैंक का काम करते थे, ये कोई बैंक नहीं है, बस एक पढ़ा लिखा बंदा गांव में होता है जिसको गिनती करने में आता है, लोगों को भरोसा है, उसके बाद पैसा डिपॉजिट करके आएंगे और विड्रॉ करके जाएंगे, ये और कुछ नहीं। ओके, इसका कोई रिकॉर्डिंग आरबीआई के पास नहीं होता है,
उसके आगे मनी लेंडर्स, ये कौन? बुजुर्ग, माई बाप, बापजी, ठाकुर, रावड़ी राठौड़, देखा रावड़ी राठौड़? अरे उसको बापजी होता है, गांव का बापजी, सबकी बहू बेटी वहीं पे होती है उसी के पास, देखा? पुरानी मूवी में अमरीश पुरी है ना, उसकी बड़ी हवेली दिखा देते हैं। करण अर्जुन देखा? करण अर्जुन ठाकुर तो गियो तो वो जितना ठाकुर तो गियो वो मनी लेंडर होता है। 2 लाख रुपए फार्मर को उधारी पे देगा बिटिया की शादी करने के लिए। और क्या बोलेगा पता है कि यहाँ पे अंगूठा मार, तेरी जमीन मेरे पास गिरवी पड़ी है। वो बेचारा अनपढ़ गवार अंगूठा मार देगा, उसको पता नहीं कि अब जमीन गिरवी नहीं है, जीत गई, और फिर भी उसका ब्याज पे करते रहेगा बेचारा जिंदगी भर। कभी कभार तो एक ठाकुर मनी लेंडर जमींदार बहुत प्यार से को बोलते हैं कि कल शादी में हमको भी बुलाया ना, कल बिटिया की शादी, हाँ माई बाप आपको जरूर आना है, ठीक है बिटिया को आज हवेली में भेजो, हम आशीर्वाद दे दें। और फिर ऐसी जगह पे आशीर्वाद दिए जाएंगे कि सुबह बिटिया कुएं में गिरेगी, हाँ, और बाप शाम को पेड़ पे लटकेगा, क्योंकि सब कुछ चला गया, जमीन गई, इज्जत गई, बिटिया गई, सब कुछ तो गया। और फिर लोग बोलेंगे कि फार्मर्स ने सुसाइड क्यों किया? क्योंकि मोदी है ना वो जुल्मी है, हाँ, उसने फार्मर के ऊपर टैक्स लगाया, गलत कानून पास कर दिया, ऐसे फार्मर, अरे फार्मर ने सुसाइड उसकी वजह से नहीं किया था, वो बिटिया गई थी ना आशीर्वाद लेने जमींदार के पास, उसकी वजह से सुसाइड किया है उसने, वो कोई देखेगा ही नहीं। तो ये सब लोगों ने मनी लेंडर लोग। उसके बाद बात आती है अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज। कुछ ऐसी बैंक आपको मोबाइल पे लोन देती है, 20,000 रुपया, 10,000 रुपया, सुना है कभी? आपको मैसेज आते रहेंगे, विद इन 5 मिनट्स 20,000 लोन मिल जाएगा, डोंट क्लिक ऑन दैट लिंक प्लीज, फंस जाओगे कभी। उसका जो ब्याज है ना वो आपको परवड़ेगा भी नहीं, ओके? क्योंकि ये कोई आरबीआई के कंट्रोल वाली नहीं है, ये सब कोई बैंक ही नहीं है, कुछ भी है। उसके बाद आता है फाइनेंस ब्रोकर्स। मुझे पता, आप मेरी बात समझ पाओगे कि नहीं, आपको लगेगा मैं फेंक रहा हूँ। ये फाइनेंस ब्रोकर पता है कौन होता है? तंबी के पास खड़े रहकर फ्लोर सर्विस खाता रहेगा, ओके, और अपने आपको फाइनेंस ब्रोकर बताएगा। सपोज आपको 5 लाख रुपया उधारी पे चाहिए कैश, ब्लैक मनी, और मेरे पास 5 लाख एक्स्ट्रा पड़ा है, तो ये फाइनेंस ब्रोकर है ना, अपने दोनों को मिलाएगा। नहीं समझ रहे? मेरे पास 5 लाख है, आपको चाहिए, फाइनेंस ब्रोकर आके क्या करेगा? मेरे को मनाएगा, देखो इनको चाहिए, आपको देखो इनके पास है, आप दोनों मानूली करो, मेरे को दोनों के पास 1-1% कमीशन चाहिए। अच्छा, फिर मेरे को क्या बोलेगा? इनका गारंटी मैं लेता हूँ, आपको क्या बोलेगा? मेरी गारंटी आप लेते हैं, वो लेता है, मतलब मेरी गारंटी बोलेगा, आपकी गारंटी भी बोलेगा, उसकी गारंटी वो तंबी सैंडविच वाला, क्योंकि उसका 600 रुपया उधारी बाकी होगा उसके पास, नहीं समझ, खुद उधारी पे चल रहा है, सैंडविच खा रहा है, और 5 लाख का आपको मेरे को लेन देन करा रहा है। अरे समझा? हाँ, ये फाइनेंस ब्रोकर होते हैं, इनके समझ में कभी नहीं पड़ने का। और लिमिटेशंस ऑफ इंडियन मनी मार्केट, कहाँ कहाँ पे अपना मनी मार्केट लफड़े में है? तो सबसे बड़ा एग्जिस्टेंस ऑफ डिक्शनरी। फ्रेंड्स सच बताऊं तो हर एक के अपने अलग अलग मतलब होते हैं डिक्शनरी के हिसाब से। इंडिया में कोई मतलब वाली डिक्शनरी है नहीं। हमें मनी लेंडर किसको बोलना है हमें नहीं पता, फाइनेंस ब्रोकर कौन है हमें नहीं पता, चलता है वो चलने दो, किसी ने बोल दिया हमने सुन लिया। उसके आगे लैक ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन एटलीस्ट ये जो टॉपिक चल रहा है वो तो खत्म होने चाहिए थी। लेक्चर पॉसिबल नहीं है। हाँ? लेकिन कल 3 लेक्चर कैसे पॉसिबल होगा? उतना भी छोटा है, थोड़ा सा ही बाकी रहेगा। अच्छा आप पे कितने पेज बाकी थे? पेज कितने बाकी थे? एक काम करो ना, क्योंकि इस पे तो रिचार्ज नहीं होगा शायद, बैलेंस नहीं कराया होगा। मैडम को बुलाओ। मैडम को बुलाओ।
अच्छा भाई, हाँ ये बंद करो, मैं आता हूँ मैं बात करूँगा। Thank you.